इजाज़त हमसे मोहम्मद हैदर मांग रहे हैं। मोहम्मद हैदर, फिर जब आप लेक्चर को रिकॉर्ड करेंगे तो आपको उसको अपलोड भी करना पड़ेगा। फिर आप कैसे अपलोड करेंगे, कहाँ पे अपलोड करेंगे? चलें, हम आपको भी इजाज़त दे देते हैं। मोहम्मद हैदर, मोहम्मद जी, अलाउ टू रिकॉर्ड, हियर यू गो बेटा। चलें, बहरहाल सुनिए प्लीज, इग्नोर करें अब्दुल्ला, ऐसी सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं बेटा। जी बेटा, गौर से सुनिएगा। मैंने ना आपको दोनों क्लासेस को, ओ लेवल्स को भी और एएस को भी, ओ लेवल्स वालों को मैंने ओ लेवल्स के ऑर्डिनरी लेवल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स का स्कैन भेजा है, ठीक है। और ए लेवल्स वालों, एएस वालों को मैंने एएस लेवल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स का स्कैन भेजा है, ठीक है। सो यहाँ तो मैं एक जनरल सा लेक्चर लूंगा, यहाँ मैं एक जनरल सा लेक्चर लूंगा जिसमें मैं थोड़ा ज्यादा भी पढ़ा सकता हूँ या थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन वो नोट्स भेजने का मकसद अल्टीमेटली ये है, नोट्स भेजने का मकसद अल्टीमेटली ये है, ठीक है, कि सर थैंक यू वेरी मच, सर हामिद थैंक यू वेरी मच, बस अभी उसी उसी परेशानी से निकल कर आया हूँ, ठीक है। बहरहाल अल्लाह खैर करेगा, थैंक यू फॉर द दुआ। अच्छा, मैं जो बात कर रहा था बाकी सब लोगों से वो ये है, हम यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं कि हम एएस ओ लेवल्स, एएस और ए2 के लेवल से एक बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स या उसकी आइडियोलॉजी या उसके कॉन्सेप्ट्स तो बिल्ड करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको आपके लेवल के, हर किसी को अपने अपने लेवल के नोट्स मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं जो पिछले साल किसी स्टूडेंट ने बनाए थे, ठीक है। ओ लेवल्स वालों को ओ लेवल्स के मैंने नोट्स भेजे हैं, एएस वालों को मैंने एएस लेवल के नोट्स भेजे हैं, ताकि वो वहां से देखते जाएं कि उनको मैं क्या क्या पढ़ा चुका, क्या क्या समझा चुका, क्या क्या उनको आता है, क्या क्या उनको नहीं आता, ठीक है। मैं यहाँ से एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करता जाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि उसमें ओ लेवल्स को भी, ओ लेवल्स की हर चीज भी कवर होगी, एएस की भी हर चीज कवर होगी, और जो ए2 के बच्चे हैं जिन्होंने पिछले साल ऑर्गेनिक नहीं पढ़ा उनका भी वो ऑर्गेनिक जो है वो कवर होगा, ठीक हो गया। सो यू नो व्हाट, एक सेकंड जरा प्लीज होल्ड कीजिएगा। सुनिए भाई, हियर यू गो। प्लीज ये बताइए कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया है। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहते हैं जी, इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्डिनरी लेवल की मतलब है, ऑर्डिनरी लेवल का मतलब है स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। फिर जी नेसेसरीली एसेंशियली उसमें हाइड्रोजन भी होना चाहिए। फिर हमने कल बड़ी बात बहस की है इसके ऊपर कि सर उसके अंदर तो फिर कुछ में नाइट्रोजन भी होता, मतलब कुछ में ऑक्सीजन भी होता है, एक आधा ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन भी होता है, देयर आर वेरी फ्यू जिसमें नाइट्रोजन भी होते हैं या सल्फर भी होता है, वगैरह वगैरह इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। सो बेटा सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं मेगा ड्राइव के ऊपर, मेगा लिंक के ऊपर सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, वो जरा वक्त के साथ साथ देखते जाइएगा उसको। दिस इज नॉट माय जॉब टू अपलोड द लेक्चर्स, प्लीज, मेरा जॉब है पढ़ाना, मैं पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ठीक है, कैरी कर रहा हूँ। आप लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स की बजाय अगर मेरे लाइव लेक्चर्स पे ज्यादा फॉलो करेंगे, ज्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। वो एक एक्स्ट्रा एक हेल्प मिल रही है, कुछ बच्चा है रिकॉर्ड कर रहा है वहाँ पे अपलोड कर देता है, आई एम आउट ऑफ इट, वो बच्चा उसको कर लेगा, मैं सुबह से लेकर रात तक लेक्चर्स पढ़ाऊँ या मैं उनको वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को फॉलो करता रहूँ, ठीक है। प्लीज उसको इग्नोर करें यार, मुझे नहीं पता उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इधर ध्यान दीजिए यार, ध्यान दीजिए इधर प्लीज। लेफ्ट राइट, आप मुझसे कोई भी ना लेफ्ट राइट की बात नहीं पूछेगा प्लीज, लेफ्ट राइट की कोई बात ना पूछिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से सवाल पूछिए, ठीक है। और हाँ, जो मैं लिखवा रहा हूँ बराए मेहरबानी इसके नोट्स भी बनाइए, जो मैं लिखवा रहा हूँ ये नोट्स भी बनाइए, ये तो बनाने ही बनाने हैं सबने, ये तो बनाने ही बनाने हैं। फिर आपने साथ ही साथ जो मैंने आपको नोट्स भेजे आपने उसके साथ मैच करना है कि कोई चीज मिसिंग तो नहीं है, कोई चीज आप मिस तो नहीं कर रहे हैं, बस ये करना है आपने, इस काम के लिए आपको नोट्स भेजे गए हैं। बहरहाल इधर ध्यान दीजिए प्लीज, और बड़ी ही मेहरबानी होगी अगर आप मुझसे खूब पूछते हैं सर जी वो कोई एकेडमी में एकेडमी उधर सिविक सेंटर में कोई इंसिडेंट हुआ, आपको पता हो, भाई मेरा क्या काम है, पूरी दुनिया में इंसिडेंट्स होते हैं, अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है, मैं उसको क्या फॉलो करूंगा। कोई बच्चा कह रहा है सर जी रिकॉर्डिंग का क्या करें, प्लीज 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 एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबसे कैटेगोरिकली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब मैं पढ़ाना स्टार्ट कर देता हूँ मुझसे कोई फजूल बात या कोई लेफ्ट राइट की जो आप मुझसे कुछ और भी पढ़ाई के अलावा कुछ अच्छी बात भी पूछेंगे ना, मुझे बड़ी फजूल लगेगी, बड़ी फजूल लगेगी। और आज तो वैसे ही थोड़ा मेरा तबीयत खराब नहीं है, मेरा मूड खराब है, मूड खराब नहीं है, बस वैसे ही मैं हॉस्पिटल से आया हूँ
बेबी मेरा बीमार है, उस बेचारे को ड्रिप शिप लगी है, इंजेक्शन वगैरह लगे हैं, थोड़ी देर के उन्होंने सुबह से एडमिट किया हुआ था, ठीक है। तो बड़ी मेहरबानी होगी यार, बीपी लेवल और शुगर लेवल थोड़ा मेरे इस वक्त ठीक नहीं है, ठीक है, तो मेहरबानी कीजिएगा, ये कोई भी आपकी एक छोटी सी भी फजूल बात ना मेरे दिमाग को बहुत जोर से जाके हिट करेगी, ठीक है। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं लेक्चर लेने के लिए आया हूँ, बड़ी मुश्किल से मैं लेक्चर लेने के लिए आ रहा हूँ, तो मेहरबानी करिए लेक्चर को फॉलो कीजिए प्लीज, ठीक है। हाँ जी, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और आज मैं सिर्फ शायद आप लोगों का केमिस्ट्री का लेक्चर ही ले पाऊंगा, क्योंकि मैंने 7 बजे दोबारा उसको वापस लेके जाना है हॉस्पिटल, ठीक है, उसको रात को दोबारा इंजेक्शन लगने हैं, ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ 7 बजे तक आपकी क्लास लूंगा। 7 के बाद आपकी मैथ्स की क्लास होगी, 7 से 9 तक मेरे ख्याल से पहले A2 का मैथ्स होगा जो सर काशिफ लेंगे, फिर 9 बजे से रात को 11 बजे तक AS का मैथमेटिक्स होगा, वो भी सर काशिफ लेंगे, ठीक है। मैथ्स की क्लास AS A2 दोनों की होगी, बाकी सारी जिस टीचर की क्लासेस हो रही हैं वो होती रहेंगी, मेरी सिर्फ आज केमिस्ट्री क्लास होनी है, ठीक है। हाँ बड़ी मेहरबानी बेटा, दुआ कीजिएगा उसके लिए, ठीक है जी। मेरा नहीं ख्याल वो क्लास ले पाएंगे कि नहीं, इधर ध्यान दीजिए प्लीज। बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा रहे थे। व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। बायोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दे आर द कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। केमिस्ट्री के हिसाब से देखेंगे तो दे आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एसेंशियली। वैसे ओ लफ्ज वाला बच्चा लिखे जी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, तो ओके, मैंने कल एक लफ्ज ऐड करा एंड हाइड्रोजन एसेंशियली, कि 99.9% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे हैं कि जिनमें हाइड्रोजन का भी होना जरूरी है, हाइड्रोजन भी होता है, ठीक है। हाँ, मेजर एलिमेंट कौन है? कार्बन ही है, ओके, आई एग्री विद दैट। कार्बन ही की बुनियाद पर मैंने सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्ड करनी है, लेकिन बहरहाल वैसे एक बात बतानी थी कि हाइड्रोजन भी जरूरी होता है, ठीक है। खैर उसके सारे नोट्स हमने बना लिए थे। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने कहा जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक फैमिलीज होती हैं। हमने क्या किया जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक फैमिलीज में क्लासिफाई किया हुआ है। अच्छा, अब ये जो ऑर्गेनिक फैमिलीज होती हैं, इन फैमिलीज की एक सीरीज बनानी है, हर फैमिली की एक सीरीज बनानी है, उसको हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो ये कुछ अल्फाज हैं, लफ्जों में से लफ्ज निकालते निकालते हम कल यहाँ तक पहुंचे थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होती हैं ऑर्गेनिक फैमिलीज, ऑर्गेनिक मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्लासिफाई किया हुआ है ऑर्गेनिक फैमिलीज में। हर फैमिली की हमने बनानी है एक सीरीज, और उस एक सीरीज को हम क्या कहते हैं? होमोलॉगस सीरीज। मुझे प्लीज आप बताएंगे कि कल के लेक्चर की आखिरी लाइन क्या है? हाँ जी, मुझे अगर प्लीज कोई भी वॉलंटियरली अगर कल के लेक्चर का स्क्रीनशॉट भेज दें तो मैं बात को आगे मिल गया जी। ओके, हमने क्या किया, हमने कहा जी ऑर्गेनिक फैमिलीज की तादाद कितनी है? 10 ऑर्गेनिक फैमिलीज हैं, ठीक है। 10 ऑर्गेनिक फैमिलीज हैं, कौन कौन सी हैं? अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं, एल्कानॉल्स हैं, अल्कानोइक एसिड्स हैं, अल्काइल अल्कानोएट्स हैं, एल्कानल्स हैं, एल्कानोन्स हैं, अमाइनो अल्केन्स हैं, अल्कानोनाइट्राइल्स हैं, ठीक है। मैंने कुछ 10 नाम आपको कल लिखवाए थे, और उन तमाम 10 नामों में जो जो उनका एक स्पेशल चीज थी, मतलब हर किसी में मैंने कहा था क्या स्पेशलिटी है। इनफैक्ट यूं समझिए कि हमारा क्या चल रहा है, हमारा ना टॉपिक का नाम है, हमारे टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक फैमिलीज में जो होमोलॉगस सीरीज है, होमोलॉगस सीरीज के लिए हमने क्या कहा था? इट इज अ सीरीज ऑफ, it is a collection of all those elements, all those compounds, sorry, elements nahi compounds, which have similar chemical properties, which have same general formula, which have same functional group, and which have same chemical properties, same family names. हैं जी? So हम इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चलते हैं। हम इसको इस इंट्रोडक्शन में मैं देखता हूं मैंने कहां से किस किस को स्टार्ट करना है, किसको नहीं करना। देखो बेटा, हम कल जहां तक भी पहुंचे, मुझे एक बच्चे ने बता दिया कि सर आपने होमोलॉगस सीरीज में एक लफ्ज था फंक्शनल ग्रुप, आपने फंक्शनल ग्रुप वाली कहानी समझाई है।
फंक्शनल ग्रुप में आपने हर फैमिली का जो स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश की है कि उसमें क्या क्या मतलब स्ट्रक्चरली क्या क्या तब्दीली है, क्या क्या नहीं है। खैर वैसे मुझे बताएंगे फंक्शनल ग्रुप होती क्या चीज है? इट इज अ बॉन्ड, an atom or a group of atoms that impart special characteristic properties to an organic family। ठीक है, ओके। बस सिर्फ इतना पता होना चाहिए जितनी भी मैंने फैमिलीज लिखवाई हैं उनमें से 5 ओ लेवल्स वालों को आनी चाहिए, 10 एएस वालों को आनी चाहिए, 20 ए2 वालों को आनी चाहिए। ये हिसाब किताब है जी, सीधा सीधा ऑर्गेनिक फैमिली का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अच्छा, अब जो मैंने आपको इसमें इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिखाना है, इसमें हम एक काम करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन में मैं आपको क्या क्या सिखाना चाहता हूँ, लेट मी टेल यू। मैं आपको इंट्रोडक्शन में बहुत सारी कुछ बुनियादी चीजें बताना चाहूंगा। वो कौन कौन सी चीजें होंगी जिनमें शायद मैंने आपको एक जनरल फार्मूला का कॉन्सेप्ट सिखा, बहुत सारे एक स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उसका कॉन्सेप्ट सिखाना है, फिर मोलिकुलर फार्मूला होता है उसका कॉन्सेप्ट सिखाना है। मैंने आपको एक तो केमिकल फार्मूला के कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। एक सेकंड रुकिए प्लीज, कंट्रोल जी, व्हाई इज इट नॉट, एक सेकंड रुकिए। Not just the general formula, but I'll be explaining you the chemical formula। मुझे कंपाउंड्स के फार्मूले समझाने हैं, ठीक है। मुझे आपको फार्मूलों के बाद या फार्मूलों के साथ मुझे आपको इनका नॉमेनक्लेचर समझाना है, ओके। और लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, मुझे ना आज के लेक्चर का मेरा मकसद क्या है, मैं आपको ये 3 चीजें समझा दूं। केमिकल फार्मूला समझा दूं, नॉमेनक्लेचर समझा दूं और आइसोमरिज्म समझा दूं। ये 3 अल्फाज है जी, इन 3 अल्फाज को जरा प्लीज अंडरलाइन करेंगे। आज का लेक्चर हमारा ये है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में को ऑर्गेनिक फैमिलीज में क्लासिफाई किया जाता है। ऑर्गेनिक फैमिली, हर फैमिली की एक होमोलॉगस सीरीज बिल्ड होती है, ठीक है। उस होमोलॉगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फार्मूला, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह 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 होता है। सो यू नो, मैं बातों में से बात निकाल रहा हूँ, गौर से सुनिए। पहली बात क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं हजारों, लाखों, करोड़ों, ठीक है। उनको हमने क्या किया होता है, क्लासिफाइड इनटू ऑर्गेनिक फैमिलीज। ऑर्गेनिक फैमिली, हर फैमिली की क्या करते हैं, एक सीरीज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने, ये तो पिछले लेक्चर का मकसद है जी 4 लफ्जों को सिखाना। आज के लेक्चर का मकसद है ये लफ्ज सिखाना है आपको, केमिकल फार्मूला, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म। लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस केमिकल फार्मूले का लफ्ज। पुत्र एक बात बताएं, केमिकल फार्मूला सबसे बुनियादी क्या होता है? आई होप आप लोगों ने सुना होगा, एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला। ओ लेवल्स वालों से सवाल है, किसी को मालूम है ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज होती है? ओ लेवल्स वालों से सवाल है, एनीवन प्लीज डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला। हाँ जी, इट इज द फार्मूला, बिल्कुल ठीक हो गया। आमना अख्तर ने तो जवाब दे दिया है। बाकी लोगों ने मुझे सिर्फ ये पूछना है आपसे कि मैंने कहीं ना कहीं ये जिक्र किया है इसका, एम्पिरिकल फार्मूला का कहीं ना कहीं जिक्र किया हुआ है कि नहीं? ओ लेवल्स की क्लास में जिक्र किया हुआ है कि नहीं? दैट टेल्स अस द सिंपलेस्ट रेशो किया हुआ है। चलो जी ठीक है, जिक्र किया हुआ है तो ठीक है। एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला, एक होता है जस्ट द नेम, ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। फिर एक होता है, आपको मैंने पढ़ाना है स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर एक होता है डिस्प्लेड फार्मूला, फिर क्या पता एक होगा 3 डायमेंशनल फार्मूला। ये जो आखिरी 2 लफ्ज हैं, 3D फार्मूला और स्केलेटल फार्मूला, ये लफ्ज बेटा ओ लफ्ज वाले नहीं लिखेंगे। These 2 words are only for what? These 2 words are only for AS levels।
जी भाई ओके। अगर मैं कहूं कि मुझे ये बताइए कि ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या चीज होती है, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? सर एम्पिरिकल फार्मूला बताना है द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स इन अ कंपाउंड। इट टेल्स अस द एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताना है? एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, होल नंबर रेशियो बिटवीन द एटम्स। ओके, simplest whole number ratio between the atoms in a compound, between the atoms in a compound, ये होता है empirical formula. What is molecular formula? It tells us the actual number of atoms, actual number of atoms in a compound. ठीक हो गया? empirical formula क्या बताना है? simplest whole number ratio between the atoms of a compound. ठीक है, इसमें molecular formula क्या बताना है? actual number of atoms in a compound. Okay, structural formula ने क्या बताना है? structural formula हमें सीक्वेंस पता, इसकी मैं कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाना चाहता, इससे हमें बॉन्डिंग का हिसाब किताब पता चलेगा कि जी किस हिसाब से बॉन्डिंग चल रही है, क्या बॉन्डिंग का सीन चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। जी भाई हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास क्या सिचुएशन है। मैंने आपको ओ लेवल्स वालों को भी नोट्स भेजे हुए हैं, एएस वालों को भी भेजे हैं। ओ लेवल्स वाली कॉपी में कहीं ना कहीं एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर की डिटेल मैंने लिखी हुई है कि एम्पेरिकल क्या होता है, मॉलिक्यूलर क्या होता है जी। फिर उसके बाद ये जो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला के साथ क्या लिखा हुआ है? इट टेल्स अस द सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड। फिर मॉलिक्यूलर के साथ क्या लिखा हुआ है? इट टेल्स अस द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। ठीक है, फिर आगे हमने लिखा हुआ है जी स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला ने क्या बताना है? इट टेल्स अस द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला के साथ क्या लिखूंगा? इट टेल्स अस द अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर समझाएगा हमें ये अरेंजमेंट ऑफ। असल में ना ये जो अल्फाज हैं, मुझे लगता है ये अल्फाज आपको मेरी डेफिनेशन लिखने से ज्यादा एग्जाम्पल्स के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है, empirical formula will tell you the simplest whole number ratio between the atoms of a compound. Molecular formula will tell you the actual number of atoms in a compound. Structural formula will tell you the arrangement of atoms. अरेंजमेंट ऑफ, इनफैक्ट इस वक्त अगर मैं ऑर्गेनिक वाले की बताऊंगा तो अरेंजमेंट ऑफ मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट एटम कौन होगा? कार्बन। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड। ये जो इन अ कंपाउंड की फ्रेज है, ये पहले जुमले की भी है, ये दूसरे जुमले की भी है, तीसरे जुमले की भी है। फिर जो मैंने डिस्प्ले करना है, तो डिस्प्ले में मैंने क्या सिखाना है? डिस्प्ले के वक्त मैंने क्या करना है? डिस्प्ले वाली सिचुएशन में मैंने आपको रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ ऑल द एटम्स, इट टेल्स अस द relative placement of all the atoms, relative placement of all the atoms, of all the atoms in a compound, relative placement of all the atoms in a compound, ये समझाएंगे हम जी भाई। so relative placement of all the atoms, बल्कि चले काम करें, relative placement of all the atoms and the bonds and their bonds। relative placement जब सिखाएंगे तो of course bonds भी बताने पड़ेंगे, and their bonds in a compound। so जरूरी चीजें क्या हैं? एम्पिरिकल फार्मूला, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला, इसने बताना है। एक लफ्ज बस याद कर लें यार, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन द एटम्स ऑफ अ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर ने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। स्ट्रक्चर ने अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड। डिस्प्ले ने पूरा डिस्प्ले करना है, रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ ऑल द एटम्स एंड देयर बॉन्ड्स इन अ कंपाउंड। 3D फार्मूला उसकी 3 डायमेंशनल वर्जन होएगा। वो एएस वालों को पता है 3D का मतलब क्या होता है, उन्होंने वो मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर भी भेजा था, ठीक है, एक लिंक भी भेजा था कंपाउंड्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स देखने वाला, याद है बच्चों?
हमने वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पढ़ी है, पता नहीं टेट्राहीड्रल तो ऑक्टाहीड्रल तो पिरामिडल तो वगैरह वगैरह सारी साइंस पढ़ी हुई है। मैं इस वक्त ओ लेवल्स की मौजूदगी में अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, आपको 100% पता है मैं क्या कह रहा हूँ, बस आपको नहीं पता स्केलेटल का मतलब क्या है। मैं एंड पे समझाऊंगा स्केलेटल का सीन क्या है। इसमें मैं कोई एटम ड्रॉ नहीं करूंगा, बस 2 मिनट एएस वाले इसको होल्ड करके रखें, बस एएस वालों ने यहाँ 2 लाइनें लिखनी है, मैं लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है। अच्छा जी, तो केमिकल फॉर्मूला ओ लेवल्स वाले पहले 4 लफ्ज लिखें, एएस वाले 6 के 6 लफ्ज लिखें, ओके। फिर नेक्स्ट चीज है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या होता है? नोमेनक्लेचर क्या चीज होगी भाई? नोमेनक्लेचर मैं किसको कहता हूँ? नोमेनक्लेचर का लफ्ज होता है रूल्स ऑफ नेमिंग। नोमेनक्लेचर का मतलब है रूल्स ऑफ नेमिंग। हर कंपाउंड का अपना अपना एक नाम है, रूल्स ऑफ नेमिंग को हम नोमेनक्लेचर कहते हैं। नाम रखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी? नाम रखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होगी कि उसका पेरेंट नेम क्या होगा, फिर उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होंगे, फिर उसमें ब्रांच क्या होएगी, फिर उसकी ब्रांच की पोजीशन क्या होएगी। तो यू नो व्हाट, जो भी मैंने नाम शाम रखना है, नाम रखने की साइंस में क्या बुनियादी कॉन्सेप्ट है? सर जी, नाम रखने के लिए ना आपको सबसे पहले क्या बताना पड़ेगा? नाम रखने के लिए यहाँ पे भी मैं को 3-4 लफ्ज लिखता जाता हूँ। नाम रखने का सीन क्या है? सबसे पहली चीज क्या है जी? उसका पेरेंट नेम क्या होगा, ठीक है। पेरेंट नेम मतलब फैमिली नेम क्या होगा? फैमिली नेम किस बुनियाद पर डिपेंड करेगा? अभी जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। सर उसका पेरेंट नेम इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो किस सीरीज का है, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखेंगे। पेरेंट नेम होता है, फिर उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का सीन होता है। नंबर ऑफ, इसको क्या कहते हैं? एक होता है जो बाद में लिखते हैं उसको सफिक्स कहते हैं, जो पेरेंट नेम से पहले लिखेंगे उसको क्या कहेंगे? प्रीफिक्स कहेंगे। नेम का जो प्रीफिक्स है, पेरेंट नेम से फिर एक प्रीफिक्स होएगा, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो नंबर ऑफ साथ साथ आप लोग भी अगर बताते जाएं तो ज्यादा आसानी होगी। साथ साथ अगर आप लोग भी बताते जाएं, यस, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पेरेंट नेम फैमिली पे डिपेंड करेगा, प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पे डिपेंड करेगा, और एक और सीन भी होगा इसके अंदर। और क्या सीन होगा भाई? सर इसके अंदर कुछ ब्रांचेस होंगी, हैं जी, कुछ ब्रांच लगी होगी, कुछ ब्रांचेस होंगी, ठीक है। ब्रांचेस एंड देयर लोकेशंस। बल्कि एक सेकेंड पहले, ब्रांचेस का मतलब क्या है? ब्रांच का मतलब क्या है? सर समटाइम ना एक साइड चेन होगी, एक स्ट्रेट चेन होगी, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये जो प्रीफिक्स होगा इट विल बी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। एक सेकेंड पूरा लफ्ज लिखते हैं। हाँ जी, पेरेंट नेम है फैमिली का नेम, ठीक है। प्रीफिक्स में क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट ब्रांचेस, लाइक बताता हूँ, थोड़ी देर सब्र बेटा, बस सिर्फ थोड़ी देर हौसले से सुनते जाएंगे। आई गारंटी मैं 100% कवर करूंगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द longest number of carbon atoms in the longest continuous chain। लो जी, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट करती है। ये उस नाम का जो पेरेंट नेम है, जो एंड पर आएगा, पेरेंट नेम, एंड नेम या फैमिली नेम, ठीक है। ये हमारे लिए फैमिली पे डिपेंड करता है। नाम से पहले जो उसका नाम का प्रीफिक्स होएगा वो कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर कुछ ब्रांचेस होंगी, ब्रांचेस जो है वो साइड चेन पे डिपेंड करती हैं। कि साइड चेन मतलब ब्रांच का मतलब क्या है? ब्रांच का मतलब है साइड पे क्या लगा हुआ है, साइड पे क्या लगा हुआ है। स्ट्रेट चेन के अलावा, स्ट्रेट चेन में लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट चेन, एक तो होगी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट चेन। उस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम्स होंगे वो उसका प्रीफिक्स बनेगा। पर जो सिर्फ नाम सुन लो, जस्ट टर्म्स सुन लो, मुझे मुझे पता है कि जब तक मैं आपको इसकी एग्जांपल, और जब एग्जांपल दूंगा तो मुझे यकीन है 100% समझ आ जाएगा आपको। अभी जस्ट मुझे थोड़े से नोट्स बनाने दो कि केमिकल फार्मूले में मैंने कौन से फार्मूले डिस्कस करने हैं,
नॉमेनक्लेचर में मैंने किस तरह की नॉमेनक्लेचर बिल्ड करनी है, लाइक मुझे क्या करना है, मुझे पेरेंट नेम चाहिए, मुझे उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला नाम चाहिए, मुझे यू नो ब्रांचेस के नाम चाहिए, ठीक है, मुझे इनफैक्ट ब्रांचेस की लोकेशन भी चाहिए, लोकेशन ऑफ द ब्रांचेस, मुझे ब्रांचेस की लोकेशन भी चाहिए, ठीक है। लाइक ये क्या होगा, लोकेशन का मतलब है आपको क्या बताना होगा, आपको उसका नंबर फ्रॉम the end, number from the closest end, number from the closest end। देखेंगे जी इसका क्या मतलब है। ये मैं ऑर्डिनरी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं जब एग्जांपल्स पे जाऊंगा तो मैं वहां एडवांस्ड इस्तेमाल लफ्ज भी इस्तेमाल कर लूंगा। सो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर होता है, इसमें मैं रिएक्शन नहीं पढ़ाता होता, मैं इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक इंट्रोडक्शन देता हूं कि जी किस किस चीज का इंट्रोडक्शन, कि यार इसमें फॉर्मूला किस किस तरह का बन सकता है, पूछा जा सकता है, बताया जा सकता है। फिर मतलब फॉर्मूला मैंने लिखा है, एम्पिरिकल होता है, मॉलिक्यूलर होता है, स्ट्रक्चरल होता है, डिस्प्लेड होता है, 3 डायमेंशनल होता है, स्केलेटल होता है। 3D और स्केलेटल जो है दिस इज फॉर एएस लेवल, दिस इज फॉर एएस लेवल, ये एएस वालों को समझाऊंगा सिर्फ, ठीक है। फिर नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, दिस इट मींस द रूल्स ऑफ नेमिंग, देयर आर सम रूल्स ऑफ नेमिंग। नाम में क्या रखा है, नाम में क्या है, नाम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, नाम इंसान की आइडेंटिटी होती है, ठीक है, कि उसका खानदान का नाम क्या है, उसका अपना नाम क्या है, उसके निक नेम क्या है। खैर यहाँ हम ये मैं किसी इंसान के नाम की बात नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामों की बात पढ़ा रहा हूँ, जिसमें उसका फैमिली नेम इंपॉर्टेंट है, फिर उसका नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंपॉर्टेंट है, फिर उसकी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, फिर ब्रांचेस की लोकेशंस इंपॉर्टेंट है। 4 चीजें हैं इस वक्त यहाँ पे भी, ओके। अब जो अगली चीज है, अगली चीज क्या है देखते हैं, मैं इस तरफ भी आऊंगा। अभी जस्ट मैं ये ऊपर हेडिंग समझा रहा हूँ और कुछ भी नहीं समझा रहा। अगर आपको आप लोगों को लगता है सर ये क्या लिख रहे हैं, कुछ दिमाग में नहीं पड़ रहा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जस्ट ये हेडिंग समझा रहा हूँ कि हेडिंग क्या लिखी है मैंने आज, मैं मिटा दूंगा थोड़ी देर बाद सारा कुछ। आपको पता है आप लोगों ने अपने अपने नोट्स फॉलो करने हैं अल्टीमेटली। अच्छा, तेरे एक और लफ्ज है जी, आइसोमरिज्म। आइसो का मतलब क्या है, आइसो इज समथिंग लाइक समथिंग इज सेम, मरिज्म मर, like मर क्या, MR या molecular formula, I believe same MR, but not exactly MR को छोड़िए, same molecular formula। अच्छा, अब मुसीबत ये है, यस ये एक मुसीबत का नाम है, आइसोमेरिज्म एक मुसीबत है। आइसोमेरिज्म एक फिनोमेना है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। हमने कल कहा था ना कुछ 40 पता नहीं 40 लाख कंपाउंड्स हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है जी, बट उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। ये अब ये और कहीं पे भी ऐसी 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 बात हमें नहीं मिलती। हाँ एक लफ्ज था आइसो समथिंग, और आइसो समथिंग था एक लफ्ज बेसिक केमिस्ट्री में, आइसोटोप्स। व्हाट वाज दैट आइसोटोप्स? सर वो सीन ये होता है कि सेम उसमें देयर वर सम एटम्स, they were the atoms of क्या, atoms of the same element having same atomic number but different, something different था उसमें, same atomic number but different atomic mass। नहीं इलेक्ट्रॉन्स, आयन गलत बोला आपने, प्रोटॉन सेम थे, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट थे, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट थे भाई, ठीक है। तो आइसोटोप्स, लाइक आइसो मतलब समथिंग लाइक सेम, टीओपी में पी को कह रहे हैं सेम प्रोटॉन्स बट डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, एग्जैक्टली यस, एग्जैक्टली यस। यहां पर मैं आइसोटोप्स नहीं पढ़ा रहा, मैं कह रहा हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉन्सेप्ट है आइसोमेरिज्म का। व्हाट इज आइसोमेरिज्म? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है। और समटाइम्स एएस वाले को और बात सुन लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, लेकिन रिलेटिव प्लेसमेंट ऑफ द बॉन्ड्स वो डिफरेंट हो सकती है। सुनिए जी, व्हाट इज आइसोमेरिज्म, ये मैं बाद में समझाऊंगा, मैं भी फिलहाल बुनियादी बात ले देता हूं। अ फिनोमेना इन विच, इट इज अ फिनोमेना in which organic compounds, in which some organic compounds, in which organic compounds
हैव व्हाट, हैव, सिमिलर भी नहीं, सेम molecular formula but different structural formula. Okay, so it is a phenomenon in which organic compounds have same molecular formula but different structural formula. AS वाले एक और फ्रेज लिखे यहाँ पे, जिस तरह ये वाली बात सिर्फ AS ने लिखी है, समझा दी जाएगी उनको, डोंट वरी। इसी तरह AS वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, a phenomenon in which organic compounds have same molecular formula but different structural formula, और क्या, और different displayed formula, और different displayed formula। देखेंगे मैंने यहाँ स्ट्रक्चर फॉर्मूला के साथ मैंने ये क्यों कह दिया, और डिफरेंट डिस्प्लेड फॉर्मूला, ठीक है, इसको डिस्कस किया रहेगा। सो फिल वक्त क्या चल रहा है बेटा, आपके सामने है। हम यहाँ पे आपसे क्या कह रहे हैं कि आज हमने एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन बिल्ड करना है। इस इंट्रोडक्शन में मैं जब आपको एक आधी फैमिली लिखवाऊंगा तो मैं उसमें आपको केमिकल फॉर्मूला का मतलब भी समझाऊंगा, नोमेनक्लेचर की कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा, ठीक है। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि जब मैं एक किसी पर्टिकुलर फैमिली के साथ इस टॉपिक को पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आपको सब समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, Doesn't this depend upon which type of isomer it is? Okay, hold on, बस ये अभी तो नाम लिखा है ना यार, अभी तो नाम लिखा है। Of course, AS में there is this chapter types of isomerism, तो आपको मैंने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी पढ़ानी है जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होएगा, या फिर आपको मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पढ़ानी है जिसमें ज्योमेट्री डिफरेंट होएगी। अब ये क्या मतलब है, इस बात का क्या मकसद है, ये मैं थोड़ा आगे चल के ही समझाऊंगा। फिल वक्त मैं बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करना चाह रहा था। बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दे चुका हूँ कि यहाँ हर कंपाउंड का कुछ फॉर्मूला सीखना है, उनके कुछ नामों के असूल हैं, वो असूल सीखने हैं, और हमने उसमें एक फिनोमेना है आइसोमेरिज्म, वो सीखना है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं किसी पर्टिकुलर फैमिली तक जाऊं, लेट मी टेल यू वन थिंग कि हम यहाँ पे ये जो मैंने आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात की है, प्लीज कैन यू प्लीज गो टू द हेडर ऑफ द पेज। क्या प्लीज आप लोग पेज के, आज के लेक्चर के पेज के हेडर पे जाकर एक लफ्ज लिख सकते हैं, या अगर यहीं पे जगह है, ठीक है, यहीं पे अगर जगह है तो हम क्या नाम यूज करते हैं, हम कार्बन की एटम्स के हिसाब से क्या नाम हम यूज करते हैं। अगर एक कार्बन एटम हो तो क्या नाम होता है, 2 कार्बन हो तो क्या नाम होता है, 3 कार्बन हो तो क्या नाम होता है, 4 कार्बन हो तो क्या नाम होता है जी। नोमेनक्लेचर या नेमिंग के अंदर ही हम क्या वर्ड्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। प्लीज पेज के हेड पे जाइए, वहां लिखिए डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। पेज के हेडर पे जाएंगे, एक नोट लिखेंगे, डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इस जुमले को प्लीज एक स्पेशल नोट के तौर पर पेज के हेडर पे लिखिए। और क्या वर्ड्स यूज करेंगे आप, क्या वर्ड्स यूज करेंगे भाई? सर अगर एक कार्बन हुआ तो हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? आई यूज्ड टू डिफरेंट कार्बन एटम्स, दैट इज क्या? अगर एक कार्बन हुआ, सी एक ही हुआ, तो हम क्या लफ्ज यूज करेंगे? बच्चों सबके सब बताएंगे, सबने सुना होगा, मैथ। ओके, 2 कार्बन हुए तो क्या लफ्ज यूज करेंगे? एथ, ठीक है। 3 कार्बन हुए तो क्या लफ्ज यूज करेंगे? प्रॉप। अब ए ने के, ई ने के, ओ ले के, अल है, वो तो बात की बात है ना, ये तो मैं आपको नंबरिंग सिखा रहा हूँ। मैथ फॉर 1, एथ फॉर 2, प्रॉप फॉर 3, फिर 4 के लिए क्या होगा? है जी, 4 के लिए क्या होगा भाई? सर ब्यूट फॉर 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए ये अब 5 के बाद जरा साइंस नॉर्मल है, 5 के बाद की साइंस नॉर्मल है, हमने बचपन में भी सुना है। पेंटागन, लाइक पेंट, हेक्सागन, हेक्स, हेप्टागन,
ये मैथ्स में भी आप लोग सुनते होंगे, ज्योमेट्री में, ओ लेवल्स में। 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, ठीक है, नहीं नैनो नहीं, नॉन, नोनेन या नोनीन वगैरह, नॉन, ठीक है। 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, जो नहीं 11 छोड़े, 11 छोड़े जी, 11 12 छोड़े, 10 तक काफी है जी भाई। ये को हमारा सीन चल रहा है कि हम क्या करेंगे, हमने कोई ये बच्चों को पहले से ये वाली नंबरिंग नॉर्मल नोट्स का हिस्सा नहीं है, इसको पेज के हेडर पे जाके लिखो जी, इसको पेज के हेडर पे जाके लिखो जी। जी तो भाई इसमें किसी को परेशानी है? नो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, अब एक काम करते हैं, मैं चलता हूँ अगले पेज पे चले जाऊँ। Aren't these prefixes? Yes, exactly. These are the prefixes that depend upon the number of carbon atoms in the longest continuous chain. Number of carbon, different words are used to represent different number of carbon atoms. That is prefixes. इसको आप prefixes कह सकते हैं। Words used to represent the number of carbon atoms. Different words are used to represent different number of carbon atoms, which are known as prefixes. That is known as that is prefixes. केमिस्ट्री वाले प्रीफिक्सेस, नॉट फिजिक्स वाले प्रीफिक्सेस नहीं है। फिजिक्स में प्रीफिक्स कुछ और होता था। फिजिक्स में प्रीफिक्स वो यूनिट से पहले कुछ लगाते थे, या हम फैमिली नाम से पहले जो नाम लगाएंगे, ये वाली कहानी। 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बनों के लिए एथ, 3 कार्बनों के लिए प्रॉप, 4 कार्बनों के लिए ब्यूट, 5 कार्बनों के लिए पेंट, 6 कार्बनों के लिए हेक्स, 7 कार्बनों के लिए हेप्ट, 8 कार्बनों के लिए ऑक्ट, 9 कार्बनों के लिए नॉन, 10 कार्बनों के लिए डेक। किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे प्लीज। एनीवन? नो? ओके जी, चलो जी अगले पेज पे चलते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। और मैं यहाँ से, समझिए अभी दोबारा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ, समझिए अभी दोबारा लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। कौन सी फैमिली का आगाज किया जाए? सबसे पहली हमारे पास जो फैमिली है वो कौन सी वाली है बेटा? दैट इज अल्केन्स। तो मैंने अब क्या कराना है, सुनो जी। हमारा चैप्टर कैसे स्टार्ट हो रहा है? चैप्टर ऐसे स्टार्ट हो रहा है जी, सर हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? अगर किसी ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि हम ये पढ़ रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके जी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू different organic families. For O levels, they are classified into 5 organic families. For AS levels, they are classified into 10 organic families. And for A2 levels, organic compounds are classified into 20 organic families. ठीक है? और एक बात बता दूं, तब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म नहीं होती, ठीक है? There will still be some families जो आपने नहीं पढ़ी होंगी. Organic compounds, organic families, and every organic family develops a homologous series if its members, if all of its members are collected, if all of its members are collected. And you know what? आज के लेक्चर में we will be studying the homologous series number 1. Homologous series number 1. Okay. What is homologous series number 1? Sarji, it is alkanes. Alkanes. Okay. जी भाई, यहाँ पे अगर हम गौर करें तो मैंने आपको यहाँ से हमारा बिल्कुल पहला अभी तक इससे पहले जो भी लिखा है वो सब बेसिक्स हैं, कुछ कुछ बुनियादी बातें बिल्ड करनी है। काम यहाँ से है जी हमारा, असल जो हकीकी मायनों में काम है वो ये अल्केन्स। अल्केन, अल्क अलग करो और एन अलग करो, है जी। अगर मैं इसमें से क्या करूं, एल्क का लफ्ज अलग करूं और एन का लफ्ज अलग करूं, तो एल्क कुछ और चीज है, एन कुछ और चीज है। एन इसका फैमिली नेम है, एन इसका फैमिली नेम है। एल्क इसके अंदर क्या होगा? एल्क मतलब क्या होगा? एल्क इसके अंदर सर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स के हिसाब से, एक होगा तो मैथेन, दो होंगे तो एथेन, तीन होंगे तो प्रोपेन, चार होंगे तो ब्यूटेन, पांच होंगे तो पेंटेन, छह होंगे तो हेक्सेन, सात होंगे तो हेप्टेन, आठ होंगे तो ऑक्टेन, नौ होंगे तो नॉन एन, 10 होंगे तो डेकेन। इथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डीकेन। सो गेटिंग माय पॉइंट। सो 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, 10 से ज्यादा भी होंगे। हम देखते हैं कि हमने कितने इसको कैरी करने हैं और कितने नहीं कैरी करने। सो बच्चों, क्या किया जा रहा है, हमने अपनी सबसे पहली फैमिली को स्ट्रेट अवे खोल दिया है। हम इस पहली फैमिली के बारे में क्या पढ़ने लगे हैं, हम इस पहली फैमिली की कुछ बुनियादी बातें समझना स्टार्ट करेंगे भाई, इसकी कुछ बुनियादी बातें समझना स्टार्ट करेंगे। नंबर वन, इससे पहले कि मैं इसकी साइंस खोलूं, इसके एक टेबल सा बनाऊं, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले लिखूं, इसके स्ट्रक्चरल फार्मूले लिखूं या कुछ और करूं, मुझे इसकी कुछ बुनियादी बातें बतानी हैं। अल्केन्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, अल्केन्स की सबसे जो पहली बुनियादी बात है, यहाँ पर हेडिंग दूंगा जी, वो तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए, एन उसका फैमिली नेम हो गया। ठीक है सर, कोई लिमिट तो है ना कि कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं? मैं इस सवाल को क्या एड्रेस करूं कि मैं आप क्या गिनने बैठ जाएं? समझने बैठिए प्लीज। ये अब लिमिट है कि नहीं है, हम इसको क्या करेंगे? अगर मैं कहूँ कि जी लिमिट है 1 करोड़, फिर इसका क्या मकसद होगा? और अगर मैं कहूँ नहीं यार कोई लिमिट नहीं है, हजारों करोड़ों अरबों खरबों होंगे, फिर इस सवाल का हम क्या फायदा निकालेंगे? मोहम्मद हैदर, मतलब मैं अगर इसका कुछ भी जवाब दे दूंगा, अगर मैं हाँ में जवाब दूं या ना में जवाब दूं, इस जवाब का हमें फायदा क्या होगा? कुछ भी नहीं ना। तो प्लीज मैं आपके सवाल को इग्नोर करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को अपने दिमाग से भी निकाल दें। ठीक है, जो बात समझने की है वो कुछ और है। वो हम क्या समझना चाहते हैं, मैं इस वक्त आपको बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन समझाकर फिर इस फैमिली को समझाना चाहता हूँ। हेडिंग दो जी, होमोलॉगस सीरीज नंबर 1 इज अल्केन्स। अल्केन्स की क्या बेसिक प्रॉपर्टीज, अल्केन्स की हमने समझनी है बेसिक प्रॉपर्टीज। लो जी, बेसिक प्रॉपर्टी में अभी एल्क का मतलब क्या है? एल्क मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आते हैं, एन उसका फैमिली नेम है, जो भी है भाई। हाँ जी, बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है सर, दे आर हाइड्रोकार्बन्स। दे आर, बेसिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो मैं प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा वो क्या है? अल्केन्स आर बल्कि दो लफ्ज लिखाता हूं, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। लो जी, एक नहीं दो लफ्ज लिखवाता हूं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब कुछ और है एंड सैचुरेटेड का मतलब कुछ और है। ओके, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट तरीन प्रॉपर्टी है। ठीक है, बल्कि मुझे अल्केन से पहले भी, अगर अगर मैं अल्केन से पहले भी कुछ पढ़ाता तो शायद मैं आपको एक लफ्ज पढ़ाता, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोकार्बन? हाइड्रो लाइक हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, those organic compounds which contain hydrogen and carbon only. लो जी, hydrocarbons are those organic compounds which contain hydrogen and carbon only. मार्क्स स्कीम में ना अक्सर इस लफ्ज ओनली को बड़ा हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, क्यों कहता है सर कार्बन और हाइड्रोजन वैसे ही होते हैं, बस आपने ओनली लाजमी लिखना है कि कुछ और नहीं होता। कल भी अगर आप याद करें तो मैं असल में बताना यही चाहता था कि कार्बन एंड हाइड्रोजन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर वो किसी बच्चे ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया, मैंने कहा ओके भाई मैं अपनी डेफिनेशन चेंज कर देता हूँ। ठीक है, इसने कहा सर एक कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ओके भाई फिर वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। खैर बहरहाल बहरहाल मैं कल वाली बात को एड्रेस नहीं करना चाहता, मैं इस वक्त बिल्कुल सिंपल अलग से एक बात करना चाह रहा हूँ। क्या? कि भाई हाइड्रोकार्बन क्या चीज होती है? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
which contain hydrogen and carbon only, they are known as hydrocarbons. अल्केन्स उसकी सबसे पहली एग्जाम्पल है, अल्केन्स उसकी सबसे पहली एग्जाम्पल है, ठीक है। देखता हूं एक और बात बताते हैं। Those organic compounds which contain hydrogen and carbon only. ओके, हाइड्रोकार्बन का मतलब किसी को प्रॉब्लम कर रहा है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब सर क्या होगा? हाइड्रोजन एंड कार्बन। सो दे आर दोज अल्केन्स। ये तो हम मानते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ा रहा हूँ, तो अल्केन्स मस्ट बी। अल्केन्स को हम क्या कहते हैं? देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सबसे पहले अल्केन्स। अल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स। They are the compounds, they are those organic compounds which contain hydrogen and carbon only, nothing else. No nitrogen, no oxygen, no chlorine, no sulfur, no phosphorus, nothing. Just क्या? Just carbon and hydrogen. Just carbon and hydrogen only. ठीक है? And there is this one more word which means क्या? Which means saturated. What is meant by saturated? All the carbon bonds are single. All the carbon bonds are single. All bonds between carbon and carbon are all carbon makes single covalent bonds only. Saturated का मतलब ये all carbon to carbon bonds are all carbon bonds, all carbon bonds are what? All carbon bonds are single. All carbon bonds are single. अच्छा, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कार्बन अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, कार्बन अगर सिर्फ और सिर्फ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है, ओके बेटा क्या करूं? अहमद हसन, क्या करूं फिर मैं? जी इधर ध्यान देंगे बच्चों, बाकी लोग इग्नोर करेंगे बेटा, इस वक्त इग्नोर ही करूंगा। हाँ जी, क्या बात कर रहा था? मैं कह रहा था कि जी अल्केन्स आर व्हाट? अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है सर? इनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा और कोई चीज नहीं होगी। अच्छा, सैचुरेट का मतलब है सर इसमें कार्बन के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे? आई नो बेटा, ओके। कार्बन के सारे बॉन्ड्स क्या होंगे? वो सिंगल होंगे सर, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा, कार्बन के सारे बॉन्ड्स सिंगल होंगे, इसका मतलब क्या है सर? देयर इज दिस कार्बन इधर 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 इधर, या फिर इफ आई से देयर आर टू कार्बन्स, तो इसने भी इधर 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 चार सिंगल, इसने भी क्या करना है? चार सिंगल, ठीक है, ओके। जी, अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Alkanes are saturated hydrocarbons. Hydrocarbon मतलब those organic compounds which contain hydrogen and carbon only. And then saturate का मतलब क्या है? Saturated का मतलब क्या है? एक saturated होता था solution भी, आपको याद है? Saturated का लफ्ज हमने पहले और भी कहीं इस्तेमाल किया होगा, प्लीज बताएंगे बच्चों, saturated का लफ्ज और कहाँ इस्तेमाल किया? Saturated solution है, याद है? जिसमें मेरे ख्याल से मजीद कोई सोल्यूट डिजोल्व नहीं कर, वो तो कुछ और ही मतलब है भाई, वो तो साइंस ही कुछ और है कि जिसमें डिजोल्व, जिसमें सॉल्ट मैक्सिमम डिजोल्व होता था। मैं सॉरी वो वाली बात नहीं कर रहा यहाँ पे। इस वक्त सैचुरेट का वो मतलब नहीं, इस वक्त सैचुरेट का मतलब है कार्बन के सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं, कार्बन ने कोई डबल बॉन्ड नहीं बनाया। इसका ए लफ्ज में कुछ और मतलब है। ओ लफ्ज का वर्जन है कि ऑल कार्बन बॉन्ड्स आर सिंगल, ओके। मैं अगर ए लफ्ज वालों से पूछूं कि सैचुरेटेड का मतलब क्या होना चाहिए? हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ी देर के लिए ओ लफ्ज वाले कान को बंद कर लें, ए लफ्ज वाले मुझे बताएं सैचुरेटेड का हाइब्रिडाइजेशन में क्या मतलब होगा? हाइब्रिडाइजेशन की रिस्पेक्ट से क्या मतलब होगा? हाँ, एक बच्चे का जवाब आ गया, एक बच्चे का जवाब आ गया बच्चों, सारों के जवाब चाहिए। दो तरह, चलो नहीं, हाइब्रिडाइजेशन मतलब है sp3 sp2, चलो सिंपल कर देता हूं, sp3 होगा कि sp2 होगा? ओके, sp3 होगा, ठीक हो गया, ठीक हो गया। इसकी इस sp3 का रेफरेंस कहीं ना कहीं आपके नोट्स में भी है और आपको पहले से मैंने कहीं पढ़ाया भी हुआ, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखवाना चाहूंगा, यहाँ पे मैं, अगर आप लिखना चाहते हो तो ए लफ्ज वाले बच्चे लिखते हैं, ठीक है। ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर यहाँ कुछ लिखना चाहते हो तो ये जो मैं ग्रीन में लिखवा रहा हूँ प्लीज याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ ओ लफ्ज वाले बच्चे लिखेंगे, सॉरी ओ लफ्ज कह रहा हूँ, एएस वाले लिखेंगे,
है जी, ऑल कार्बन एटम्स आर, उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, ओ लेवल्स वाले आंखें कान बंद कर लें, ऑल कार्बन एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, लिख लोगे भाई। अब sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब क्या आपको पता है, सब सुथरी तरह से पता है। ठीक है, ओके जी। सो अल्केन्स की मैंने सबसे पहली बुनियादी बात क्या की कि दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, in them all the carbon carbon bonds are single, hydrocarbons they contain carbon and hydrogen only, which means there is no functional group, which means there is no, अगली प्रॉपर्टी में क्या लिखवाऊंगा, अगली प्रॉपर्टी मैंने लिखवानी है there is no functional group, there is no functional group। जी ओके, हमारा सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो, बायोलॉजी वाले तो ऐसे ही पढ़ाएंगे ना आपको। ठीक है, सुनो जी, हमारा ने बायोलॉजी का कोई रेफरेंस दिया, कहते हैं सर बायोलॉजी में सैचुरेटेड का मतलब ये था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं और कोई हाइड्रोजन नहीं आ सकते। ठीक है, ये भी बात ठीक है, लेकिन ये बात आपको हम एंड पे ही समझाएंगे, जब मैं आप अल्केन पढ़ा दूंगा, अल्कीन पढ़ा दूंगा, तो फिर समझ आएगा कि अल्कीन में हाइड्रोजन कम है, अल्केन में मैक्सिमम है। ठीक है, वो कहते हैं सर सैचुरेट का रेफरेंस है मैक्सिमम के साथ। एक होता था सैचुरेटेड सोल्यूशन, जिसका मतलब होता था कि डिजॉल्व्ड सल्यूट की अमाउंट मैक्सिमम है। ओके, सर यहाँ पे सैचुरेट का एक और मतलब है कि हाइड्रोजन एटम्स की तादाद मैक्सिमम है। ओके, आप कह सकते हो इस बात को, आप कह सकते हो जी, बिल्कुल ठीक है। एक और मतलब लिखिए, पेज के हेड पे जाइए, पेज के हेड पे जाइए, वहां लिखिए सैचुरेटेड मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, maximum number of hydrogen atoms in any organic in a compound, maximum number of hydrogen atoms in any organic compound। मतलब कार्बन के साथ हर तरफ ही हाइड्रोजन लगा हो, कार्बन के इर्द गिर्द हर तरफ ही हाइड्रोजन लगा हो। ठीक है, आई एग्री विद दिस। दे से कि सर सैचुरेटेड इज व्हेन अ हाइड्रोकार्बन हैज द मैक्सिमम पॉसिबल हाइड्रोजन्स इट कैन कंटेन। बिल्कुल ठीक है, बायोलॉजी में पढ़ा आपने, अग्रीड। आप लोग पेज के हेडर पे जाके क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे जी हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, एक सेकेंड, हाइड्रोकार्बन is saturated, yes saturated hydrocarbon means it has, ये लिखिए पेज पे लिखिए, saturated hydrocarbon means that what, it has maximum possible hydrogen atoms। ओके, इस बात को कहां लिखना है भाई, पेज के हेडर पर, saturated means maximum possible number of hydrogen atoms, maximum possible hydrogen atoms। ठीक है, ओके, मिटा दूं। मैंने सैचुरेटेड का ऑर्डिनरी मतलब क्या निकालना है, ऑर्डिनरी मतलब है सर सारे के सारे कार्बन के एटम सिंगल हैं, कोई डबल शबल वाली कहानी नहीं। ठीक, ठीक, या एक सैचुरेट का जो सोल्यूशन के साथ लेना देना है, सैचुरेट सोल्यूशन सर सोल्यूट इज मैक्सिमम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सर हाइड्रोजन की तादाद इज मैक्सिमम। अभी हाइड्रोजन की तादाद इज मिनिमम और मैक्सिमम ये हमें एंड पर ही समझ आएगा, अभी तो लिखवाने क्या तक सिर्फ लिखवा सकता हूँ, ये जिस बच्चे ने पूछा है हाँ उसको हाँ कह सकता हूँ कि सही कह रहे हो आप, या सही सोच रहे हो आप, बाकियों को सोचने की जरूरत नहीं है, एंड होगी बात तो जुमला भी आपको समझ आ ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात है देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप। व्हाट इज बाय नो फंक्शनल ग्रुप, सर कोई स्पेशल एटम तो नहीं है ना, नो फंक्शनल ग्रुप मींस नो स्पेशल एटम, नो स्पेसिफिक, नो स्पेशल बॉन्ड। ठीक है, तो कार्बन और हाइड्रोजन तो वैसे ही होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन तो वैसे ही होना, वो तो मस्ट है भाई, कुछ स्पेशल चीज तो है, स्पेशल चीज है, नो स्पेशल एटम, नो फंक्शनल ग्रुप। स्पेशल क्या है, स्पेशल ये कि सर कोई स्पेशल एटम नहीं है इसके अंदर।
और ये क्या है, ये सैचुरेटेड है, इसका सैचुरेटेड होना इसकी फंक्शनल ग्रुप है, बल्कि मैं कहूंगा नो फंक्शनल ग्रुप, स्पेशल अलग से एटम नहीं है। जिस तरह से हमने फंक्शनल ग्रुप को कैसे डिफाइन किया था, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स, और व्हाट, एन एटम, अ ग्रुप ऑफ एटम्स, or a bond that characterizes special, that imparts special properties to an organic family। तो सबसे पहली वाली कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है इसके अंदर, सबसे पहली फैमिली है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं, सबसे पहली फैमिली है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। ओके हो गया, ओके हो गया, ठीक है जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नेक्स्ट नंबर 3 पे चलते हैं। ये जो अल्केन है, इसका जो जनरल फार्मूला है, ठीक है, इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n+2, CnH2n+2। लो जी, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट डज दिस मीन? सो इट मीन्स के हाइड्रोजन के एटम्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इज 2 मोर देन द डबल ऑफ कार्बन एटम्स। इसके n है, इसके कितने, 2n+2। पहले इस n को किससे मल्टीप्लाई करना, 2 से, डबल करना, डबल में 2 ऐड कर देना। व्हाट डज दिस मीन? It means the number of hydrogen atoms, the number of hydrogen atoms is कितने, हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, is 2 more than, is 2 more than what, the double of carbon atoms। The number of hydrogen atoms is not just the double of carbon atoms, it is 2 more than the double of carbon atoms। कार्बन एटम्स की तादाद का डबल करो, डबल में 2 ऐड कर दो, डबल करो, डबल में 2 ऐड कर दो, is 2 more than the double of carbon atoms, is 2 more than the double of carbon atoms। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे हाँ, n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख दो जी फॉर्मूले में ऊपर, वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम क्या, n स्टार्ट्स फ्रॉम, ठीक है, 2 मिनट रुकिए प्लीज, n इज इक्वल टू 1 2 3 और कहाँ तक, सो ऑन, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ठीक है। यहां तक किसी को परेशानी है तो हाथ खड़ा करेंगे। हमने क्या कहा, हम ये कह रहे कि जी अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये उनकी सबसे पहला उनका नाम ही क्या है, सैचुरेटेड और हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ हाइड्रोजन है और कार्बन है, सैचुरेट मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, नहीं समझ आया, फिर मतलब सर sp3 है, नहीं समझ आया, फिर मतलब सर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, सिंपल इज दैट। ऑर्डिनरी लेवल की बात क्या है, कार्बन कार्बन के दिमाग में कोई बॉन्ड डबल नहीं है, सबके सब सिंगल बॉन्ड, दैट्स इट। ओके, चौथे नंबर पे जाइए। चौथे नंबर की बात है कि सर इसकी फैमिली का नाम क्या है, इसकी फैमिली का नाम है, इट्स फैमिली नेम इज एन, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, इट्स नेम, देयर नेम्स विल एंड विद एन। अल्केन्स का फैमिली नेम इज, फैमिली नेम इज ANE। लो जी, एंड पे क्या आएगा, एल्क को मारें गोली, एन आएगा, फैमिली नेम मतलब जो उसका क्या बोलेंगे आप इसको, जो बिल्कुल ही एंड पर सफिक्स जिसको आप बोलेंगे, फैमिली नेम इज, बस सिंपल लिखिए फैमिली नेम इज एन, ठीक है। जो भी नाम होंगे उनके एंड पर क्या होगा, एंड, फैमिली नेम इज एन या एंडिंग नेम, एंडिंग नेम, एंडिंग नेम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट लगाकर, एल्क लगाकर एंड पे क्या लगा दे, एंड पे एन लगा दे, देयर फैमिली नेम इज एन, ठीक है। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा करेंगे, यहां तक अगर किसी को कोई परेशानी है तो हाथ खड़ा करेंगे। ओके, ओके जी, नमाज की ब्रेक चाहिए, नमाज की ब्रेक चाहिए। ओके जनाब, 5 मिनट की नमाज की ब्रेक लेते हैं, यहीं से अपने लेक्चर का दोबारा आगाज करेंगे, ठीक है। हैव अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों को मेरी ऑडियो वीडियो और ये स्क्रीन शेयरिंग सब दिख रहा होगा।
ठीक है, और आप लोग नमाज नमाज पढ़ के वापस आ चुके होंगे। जनाब क्या पढ़ रहे थे हम? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक फैमिलीज की होमोलॉगस सीरीज, और होमोलॉगस सीरीज नंबर 1 दैट इज नोन एज, या ऑर्गेनिक फैमिली नंबर 1 दैट इज नोन एज अल्केन। अल्केन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि जो व्हाट इज अल्केन? अल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आई होप यू नो व्हाट इज मेंट बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आमना बेटा मैं थोड़ी देर पहले पिछली शीट पे गया था यार, आप एक ही चीज बार बार कैसे दिखाऊं? ये लो बस स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो, हरी अप प्लीज। व्हेन यू डन प्लीज टेक्स्ट मी। ओके जी, तो मैं क्या कह रहा हूँ, अल्केन्स में हम क्या पढ़ रहे थे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे थे। एल्केन्स आर सैचुरेटेड, ओके नो इश्यूज, ठीक है। आई वाज नो ओके नो इश्यूज। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेट का मतलब समझा दिया, हाइड्रोकार्बन का मतलब समझा दिया, कोई इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जनरल फार्मूला आपने इसका रटा मारना है, क्या है? CnH2n+2, मतलब हाइड्रोजन की तादाद कार्बन की तादाद को डबल करके उसमें 2 ऐड करने से आती है। ठीक है, फैमिली नेम इसका एन है। एक काम करते हैं भाई, चलते हैं एक टेबल शेबल बनाने की तरफ, और उस टेबल में सारी फिर कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक क्या कहानी बनाते हैं, क्या किस तरह का टेबल होगा? जरा प्लीज ड्रॉ करने से पहले मेरी जरा बात सुन लीजिएगा कि कौन सा कॉलम कितना पतला है, कौन सा कितना वाइड है। सबसे पहला जो मैं आपको लिखवाना चाहता हूँ, बिल्कुल जो है ना सीरियल नंबर है, या नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करूंगा मैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करूंगा। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ये पहला बिल्कुल पतला प्लेन सा कॉलम है जी, ये बनाओ जी। विद ब्लैक पेन बनाता हूँ। ओके जी, पतला सा आपने कॉलम बनाना है जिसमें आपने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मेंशन करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नंबर टू आपने जो कॉलम बनाना है उसमें बनाना जी आपने क्या, कि इसका जनरल फार्मूला के मुताबिक अगर एक कार्बन एटम हो तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, अजवा बेटा अपनी वीडियो ऑफ करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? ठीक हो गया। उसके बाद उसकी विड्थ का जरा आप अंदाजा लगा लीजिए कि मैंने कितनी रखी है। उसकी विड्थ का आप जस्ट C1H4 C2H6 C3H समथिंग, इस तरह से मैं उसमें लिखवाता जाऊंगा। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद आपने क्या करना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद मैंने अगला जो कॉलम बनाना है वो किस चीज़ के लिए है जी? वो मैंने बनाना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख दिया, पहले क्या करें? स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखें कि डिस्प्लेड पहले लिखें? चलो पहले डिस्प्ले करता हूँ, फिर उसके साथ ही स्ट्रक्चर करता हूँ। उसका डिस्प्लेड फार्मूला बनाऊंगा। डिस्प्ले में थोड़ा सा विड्थ ज्यादा लगेगी, डिस्प्लेड फार्मूला में थोड़ी सी विड्थ ज्यादा रिक्वायर्ड है। डिस्प्लेड फार्मूला, ठीक है, बल्कि अच्छी खासी विड्थ ज्यादा रिक्वायर्ड है। चेक कीजिए, मैं उसको इतना वाइड करूंगा। ठीक है, उपसी डुपसी डुप्स, भाई लाइन लगानी है, ये लो जी, ऑलमोस्ट इतनी लाइन लगानी है। नेम वाले कॉलम की तरफ जाता हूँ, डोंट वरी। डिस्प्लेड के बाद लिखेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला, एंड पे नेम का कॉलम बनाऊंगा। ठीक है, एंड पे बनाऊंगा उसके नेम का कॉलम, जो इधर जो आपके पास शायद नोट्स हैं उसमें पहले बना हुआ, मैं उसको एंड पे बनाना चाहता हूँ। ठीक है, एंड पे जाके मैंने नेम का कॉलम बनाना है। देखते हैं कि मैंने उसका किस तरह का नाम लिखना है, किस तरह का नहीं लिखना। ठीक है, 1 मिनट, प्रीवियस पेज दिखा दें, ये ले मेरा भाई, जल्दी करो। ओके जी भाई, नेक्स्ट इज, हेलो जी, अब जब मेरी बात सुनते जाइए,
एक बात आपको बता दूं कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो किस स्ट्रक्चर को इग्नोर्ड, आई एम सॉरी, 3 दफा मैं पीछे जा चुका हूं, अफान आमिर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। सुनिए जी, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, अगर मैं कहूं एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम है, तो एक कार्बन एटम में उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला प्लीज टेल मी, किस किस ओके चले जाते हैं, ये ले भाई अफान जल्दी करें, डन, ओके। मॉलिक्यूलर फार्मूला मेरे पास अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ है ना, तो मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको फॉलो करेगा वो बता देता हूँ जरा आपको। सी एन एच क्या, H2n+2, इस जनरल फार्मूले को फॉलो करेगा, इस जनरल फार्मूले को फॉलो करेगा। मुझे बताइए अगर कार्बन एक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर एक है, इफ इट इज C1, प्लीज टेल मी एच क्या होगा? 1 2 are 2, 2 + 2 it is 4, C1H4, C1H4। इसका अगर आप फॉर्मूला डिस्प्ले करोगे तो देयर इज दिस कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा एक कार्बन की। आई होप आपने कल लिखा हुआ है, आपने कल लिखा हुआ था, हमने पढ़ा हुआ है कि कार्बन किस ग्रुप से है। कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। इफ इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी? इट्स वैलेंसी इज टू गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, नो, टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, टू लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, नो, टू शेयर, यस एग्जैक्टली। एक काम कीजिए, इस पेज के हेडर पे दोबारा जाइए और दोबारा एक नोट लिखिए, कार्बन, द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज टू शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स, hence make 4 covalent bonds। प्लीज इस बात को पेज के हेडर पे जाके दोबारा लिखिए, the valency of carbon is to share 4 electrons, hence make 4 covalent bonds। अब वो चारों सिंगल हैं, एक डबल और 2 सिंगल हैं, या एक ट्रिपल और एक सिंगल है, या दोनों के दोनों डबल हैं, ये तो बात की बात है ना। एक काम करेंगे, क्या लिखवाना है पेज के हेडर पे? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, ये पेज के हेडर पे क्या लिखेंगे? वैलेंसी ऑफ कार्बन इज टू शेयर 4 electrons, hence form 4 covalent bonds। अब वो 4 कोवलेंट में से चारों के चारों सिंगल हैं, या एक डबल और 2 सिंगल हैं, या एक ट्रिपल और एक सिंगल है, या इधर भी डबल इधर भी, ये तो अब कार्बन को पता होगा ना। कार्बन ने बस टोटल क्या करना है? 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, चारों सिंगल, एक डबल 2 सिंगल, एक ट्रिपल एक सिंगल, या इधर भी डबल इधर भी डबल, ठीक है। और इस वक्त हम किसको पढ़ रहे हैं? इसको। और ये आप कहाँ लिखेंगे भाई? ये हमारी अल्केन की साइंस है, ये अल्केन की साइंस है कि इसने 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाने हैं और चारों के चारों सिंगल बनाने हैं। आपको एक आधा डबल हो गया तो वो अगले चैप्टर में आ जाएगा, अल्कीन्स में आ जाएगा, वो अल्कीन्स में आ जाएगा भाई। यहां तक अगर किसी को मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे, ठीक है, ओके। जाऊं पिछले पेज पे, इस बात को पेज के हेडर पे लिखना। ओके, लिख चुका हूं। सो देयर इज दिस वन कार्बन, एक हाइड्रोजन उसके इधर लगा है, एक हाइड्रोजन उसके इधर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन उसके इधर ऊपर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन उसके नीचे लगा हुआ है। व्हाट इज दिस? सर जी, दिस इज दैट मीथेन। एक कार्बन है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, और एक इधर है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और अगर आप में से जो ए लेवल्स वाले हैं, ए लेवल्स वाले अगर इसका डिस्प्लेड के साथ अगर 3D बनाना चाहते हैं, इस एक आधे का बस 3D बना देता हूँ। ए लेवल्स में कैसे बना? एक इधर, एक इधर, एक ये बाहर, और एक वो अंदर। जी बच्चों, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया, ये सिर्फ कौन बनाएगा? ये सिर्फ एएस वाले बनाएंगे, और कोई ना बनाए भाई। कोई अजीब सी इसकी टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। ओ लेवल्स वाले वो आसान वाला बनाए, ओ लेवल्स वाले जो लेफ्ट पे आसान वाला बना है वो बनाए। ओ लेवल्स वालों को पता है क्या चीज है? टेट्रा, क्या ये? सर ये कोई टेट्राहेड्रल सी चीज है। बॉन्ड एंगल क्या है?
109.5 डिग्री सर इसका एंगल है। हर कार्बन एटम की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp3 कोई हाइब्रिडाइजेशन हुई भी है, ठीक है। ये आपने इसका क्या बनाया है? 3D फॉर्मूला। और आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि आप और किसी का 3D नहीं बना पाएंगे। मीथेन इथेन का जब 3D बनाएंगे तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। इथेन के जब 3D बनाएंगे तो आपको भी बहुत मुसीबत, ए लेवल्स वाले की भी बहुत मुसीबत हो जाएगी। इसलिए बस एक ही 3D बनाना था, एक ही 3D बनाना था। खैर बहरहाल इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? एक ही कार्बन है, स्ट्रक्चर ने क्या बताना था जरा चेक कीजिए। एक था एम्पिरिकल, मॉलिक्यूलर में बताना एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर ने क्या बताना है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड। एटम्स, कार्बन का तो एक ही एटम है, तो उसकी क्या अरेंजमेंट है? सर बस सिंपल है जी, उसका सी ही है। हाइड्रोजन कितने हैं? 4, दैट्स इट। स्ट्रक्चर में क्या था भाई? स्ट्रक्चर में क्या लिखा था? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन अ कंपाउंड। एटम्स का तो सीन ही नहीं है भाई, एक ही तो एटम है, तो बस उसकी अरेंजमेंट सिंपल है, सी है बस। हाइड्रोजन कितने हैं उसके साथ? 4 है, वो लिख दो। हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है, वो लिख दो। नाम क्या लिखूं ये बताओ? एक कार्बन है और सारे बॉन्ड्स सिंगल हैं, नाम क्या भाई इसका? सर नाम है इसका मीथेन, मैथेन, मीथेन, मैथेन, मीथेन। और अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ भी खड़ा कर दीजिए, किसी ने कुछ और पूछना है तो हाथ खड़ा कर दें, ठीक है। ओके जी, अगली बात की तरफ चलेंगे। जी, नेक्स्ट कंपाउंड इज जिसमें कार्बन एटम्स की तादाद क्या होगी? 2। क्या होना चाहिए उसका फॉर्मूला? C2। एज कितने? जी भाई एज कितने होंगे अगर आप जनरल फार्मूले को फॉलो करें? व्हाट इज द जनरल फार्मूला? CnH2n+2, 2n+2 डबल करो, डबल से 2 ज्यादा, 2 का डबल करो 2n, 2 2 4, 4+2 6। लो जी, C2H6। इट्स फॉर्मूला इज C2H6। अच्छा, 2 कार्बन है, चेक करना जरा अभी। 2 कार्बन है सर, एक कार्बन, 2 कार्बन। दोनों कार्बनों के दरमियान में आपस में क्या होगा? दोनों कार्बनों के दरमियान में आपस में क्या होगा भाई? सर उनका आपस में होगा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्या होगा? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों ओ लेवल्स वाले दोबारा सुन लो, ये ग्रीन वाली ड्राइंग ना बनाना। ओ लेवल्स वाले दोबारा सुन लो, ये ग्रीन वाली ड्राइंग उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ एएस के लिए थी, उन्होंने पहले से भी ड्रॉ की हुई है, इसलिए मुझे उनको समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा वापस आओ जी। C2 का मतलब 2 कार्बन है, जोड़ दिए मैंने आपस में। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी रह गई? टोटल वैलेंसी 4 थी ना, तो 3 बॉन्ड्स बना दो इधर। इस कार्बन ने एक बॉन्ड इधर बना दिए, पीछे कितने बनाने हैं? और 3 बनाने हैं सर। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ क्या होगा? हाइड्रोजन। ये क्या होगा? हाइड्रोजन। ये क्या होगा? हाइड्रोजन। इसका 3D वर्जन बनाने की जरूरत, इसका 3 डायमेंशनल वर्जन बनाने की जरूरत नहीं है भाई, इसका 3 डायमेंशनल वर्जन बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप मुझे बताओ स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स क्या है? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ क्या था? स्ट्रक्चरल फार्मूला की क्या डेफिनेशन थी? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है जी। कितने कार्बन एटम्स हैं? 2। तो पहला कार्बन एटम किधर है? पहला कार्बन एटम है ये, दूसरा कार्बन एटम है कौन? ये। पहले कार्बन एटम का सीन क्या है सर? पहला कार्बन एटम उसका लगे में 3 हाइड्रोजन, ठीक है। फिर सर आगे एक और कार्बन है, उसका भी लगे में 3 हाइड्रोजन। तो मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए? डोंट यू थिंक मुझे इसको ऐसे CH3 लिखना चाहिए? मुझे इसको ऐसे CH3 लिखना चाहिए। अब C2H6 लिखें, वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। CH3 लिखें, वो उसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। पूरे बॉन्ड्स खोल दें तो उसका डिस्प्लेड फार्मूला है। इसी इन्हीं को कोई टेट्राहेड्रल है, पता नहीं कोई 3D में बना लें तो 3 डायमेंशनल में क्या हो जाएगा? ये सर ये कोई 3 डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। नाम बताएंगे? 2 कार्बन इज एथेन, ईथेन। कोई मसला है, कोई मसाइल हैं तो हाथ खड़ा कर दें भाई। आई थिंक, मुझे तो लगता है बड़ी सिंपल सी बात है, मतलब आपको आई होप सब समझ आ रही होगी।
जी हो जाएगा, आगे चलेंगे जी। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कर दें 3, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कर दें कितने, 3 कर दें जी। अगर देर आर 3 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, सो यू नो व्हाट, if there are 3 number of carbon atoms, its structural formula in O levels, हाँ ये O levels में ऐसे लिखेंगे, C is structural formula, yes तीनों के तीनों O levels में हैं। जो चीज AS की होगी उसको मैं ग्रीन कलर से कर लूंगा, जो चीज AS की होगी उसको मैं ग्रीन कलर से कर लूंगा भाई, ठीक है तो अल्लाह साहब। ओके, if there are three carbon atoms then it is C3, H कितने, डबल से 2 ज्यादा, 3 का डबल करो 6, 6 से 2 ज्यादा करो 8, C3H8। अताउल्ला बेटा लिखना है, ये भी समझना है इसको भी, ठीक है ओके। 3 कार्बन एटम्स बनाने हैं जी, 3 है सर, 1 2 3, ओके तीनों के आपस में सिंगल 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 है, ओके। अतः आप बताओगे इस पहले वाले कार्बन के कितने बॉन्ड्स और हैं, इसके साथ और कितनी लाइनें होनी चाहिए, 1 3 होनी चाहिए, 1 2 3। इस आखिरी वाले के साथ क्या होना चाहिए, 1 2 3। अतः सवाल यह है कि दरमियान वाला जो कार्बन है इसके साथ कितनी और लाइनें होनी चाहिए, 2, एक ऊपर एक नीचे। ये लो जी, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, देन दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्रोजन, एंड कितने हाइड्रोजन हो गए गिनो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सही है ना, 8 क्यों है। अच्छा, अब इसका जरा मुझे स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बताओ, व्हाट इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। सर पहला है C, उसका है 3 हाइड्रोजन CH3, ओके। अगला क्या है, अगला है C, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2 CH2, उससे आगे C, उसके साथ कितने हाइड्रोजन है CH3। डी, इसमें किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। नाम क्या है इसका, सर इसका नाम है प्रोपेन, इसका नाम है प्रोपेन। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा जो मैं समझाना चाहता हूँ। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए जी, ठीक है। अतः स्ट्रक्चर को स्ट्रक्चर की समझ आ गई। नंबर 4, अब अगले वाले का जो है ना स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपने समझाना मेरे, ओके। देखते हैं जनाब, देयर इज दिस, देयर व्हाट इज इट नाउ, C3H8 हो गया। इफ आई से आई गॉट दिस C4H कितने, 8, 4 का डबल इज 8, 8, 8 में +2 करो तो 10, C4H10, ओके जी। एक कार्बन, सर नहीं वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे भाई। प्रोपेन को हम CH3 CH2, नहीं कैसे पुत्र, दिस इज CH3 फिर CH2 फिर CH3, ये किसने सवाल पूछा है, मोहम्मद अब्दुल्ला जाहिद क्या सवाल पूछ रहा है मेरे भाई। प्रोपेन को हम 2 टाइम्स CH3, ओ आई सी, आप ये कह रहे हो, नहीं भाई नहीं 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 नहीं, नहीं। CH3 CH2 CH3 ऐसे ही लिखें, जैसे मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही लिखें। आपने जो बात बोली है वो मैं एंड पे समझ, वो है उस तरह की एग्जांपल है, लेकिन यहाँ नहीं है, वो जो आपने पूछा वो यहाँ नहीं कहीं और है। मैं बताता हूँ वो कहाँ है, थोड़ी देर में समझाता हूँ वो कहाँ है, ठीक है ओके। एक बच्चा पूछे, चलो मैं एक दफा डिस्कस कर ही लेता हूँ। बच्चा पूछा सर आप इसको ये कह सकते हैं कि CH2 के राइट पे और CH2 के लेफ्ट पे CH3 लगाए, कह रहे कैन यू राइट लाइक दिस CH3 CH2 और उसके साथ CH3 2 दफा लगाए। आपने ये बोला है ना मोहम्मद अब्दुल्ला जाहिद, आप ये बोल रहे हो ना कि सर CH2 लिखें और उसके साथ लेते हैं ब्रैकेट में CH3 ट्वाइस, ठीक है, लेकिन मैं इस बात में फंसाना नहीं चाहता, ठीक है हाँ ठीक है ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन नहीं जरूरत नहीं, लिख सकते हैं आपने बोला ठीक है, लेकिन मैं इसमें परेशान नहीं करूंगा सबको, मैं नोट्स का सीक्वेंस खराब नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, लिख सकते हैं कि CH2 है और उसके साथ क्या हुआ हुआ है, उसके साथ जो है सर जी वो 2 दफा CH3 लगा हुआ है, ओके यू कैन राइट दैट, ओके। आगे चले जी, देयर आर 4 कार्बन एटम्स, देयर आर 4 कार्बन एटम्स, इफ आई से देयर इज दिस फर्स्ट वन, देयर इज दिस सेकंड वन, देयर इज दिस थर्ड वन, देयर इज दिस फोर्थ वन, इधर क्या होगा, ये जो आपने बात बोली है ना बेटा वो मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ, ये सुनिए।
जो बेटा आपने मुझे अब्दुल्ला जाहिद आपने बोला है, मैं उसको यहाँ इस एग्जाम्पल में डिस्कस कर लूंगा, पूछ देखना कैसे। सबसे पहले तो मुझे अताउल्लाह साहब आप जवाब दीजिए, इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखूं? पहला सी क्या है? CH3, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। हाँ बिल्कुल ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। नाम क्या रखूं इसका? नाम है सर इसका ब्यूटेन। ओके हो गया, नाम है इसका ब्यूटेन। और यस, इसमें अब्दुल्ला जाहिद अगर मैं ये कहूं पहले CH3 है, फिर आगे CH2 है, और CH2 कितनी दफा है? CH2 दो दफा है, फिर आगे CH3 है। हाँ आप ठीक है, मेरे प्रॉब्लम नहीं है इस बात से। यहाँ CH3 पहले एंड पर है, CH3 दूसरे एंड पर है, उसको डबल करने की बजाय दरमियान में क्या था CH2 ट्वाइस, CH2 तो मैंने यहाँ ट्वाइस लिख दिया। ठीक है कि जी CH3 है, बल्कि जैसे ऊपर लिखा हुआ वैसे लिखा रहने दो यार। ये क्या ब्रैकेट्स बनाकर, ब्रैकेट्स में तब बनाऊंगा जब कोई साइड चेन आए। एक काम ना करें बेटा, ब्रैकेट वाली बात जब कोई साइड पे कोई चेन आए उसके लिए ना छोड़ दें हैं। जब सीधी चेन है तो CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसे लिखें। ब्रैकेट का फिनोमेना लेकर आता हूं, अभी भी ठीक था ब्रैकेट का फिनोमेना, लेकिन मुझे लगता है कॉलम के लिए बहुत बड़े हो जाएंगे, तब क्या कर सकते हैं? सब्र कर सकते हैं। इट्स 7, विल यू टेक फिजिक्स और कंटिन्यू विद केमिस्ट्री क्लास? मैं भी बेटा केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करूंगा थोड़ी देर के लिए। बल्कि एक से मैं जरा ओ लेवल्स वालों के पूछ लेता हूँ, ओ लेवल्स वालों की इसके बाद कौन सी क्लास होती है भाई? ओ लेवल्स की भी कौन सी क्लास होती है? कंप्यूटर की होती है। 2 मिनटों का जरा मैं सरली से रिक्वेस्ट कर लूँ कि बस 30 मिनट्स। टीचरों से बात कर लिया, ओ लेवल्स की शायद बायो और कंप्यूटर की क्लास है, उन दोनों को मैंने कह दी 7:30 स्टार्ट कर लीजिएगा, 7:30 स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, जरा तो ध्यान देंगे प्लीज। यहाँ पे मैंने आपको एक और बात समझानी है कि क्या जरूरी है कि कार्बन के चारों सीधी चेन में हो? क्या जरूरी है कि कार्बन के चारों सीधी चेन में हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या 3 कार्बन जो हैं वो ऐसे हों और चौथा कार्बन जो है वो यहां लगा हो। लो जी, वो क्या टॉपिक था हमारा कि सर हम सिर्फ क्या कहते हैं केमिकल फॉर्मूला तो नहीं ना पढ़ेंगे, हम नोमेनक्लेचर भी सीखेंगे और हम साथ साथ आइसोमरिज्म भी सीखेंगे। आज के टॉपिक में कुछ केमिकल फॉर्मूला समझाना था, कुछ नोमेनक्लेचर समझाना है, नाम रखने के असूल हैं, और कुछ आइसोमरिज्म समझाना है। तो जरा प्लीज ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूं कि कंपाउंड है जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ठीक है, एक सी नीचे हो, हाँ एक काम कीजिए, 3 सी सीधी लाइन में लगाइए, चौथा सी, एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। उप्स 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 उप्स। एक सेकेंड रुकिएगा। पहला सवाल, 1 2 3 4, ये क्या चीज है? बनाइएगा मत, प्लीज बनाइएगा मत, अभी मत बनाइएगा। ये क्या चीज है? CH3, CH2, CH2, CH3, ये ऊपर वाली सेम चीज नहीं? CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये आइसोमर तो ना हुआ ना? ये आइसोमर तो ना हुआ ना? है? अच्छा, काट दूं इसको? ओके, वन मोर थिंग, बस सिर्फ साइड से मोड़ दिया था, सिर्फ साइड से मोड़ दिया था, स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं हुआ। हाँ जी, इसका क्या सीन? ये क्या? CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या? क्या ये आइसोमर है? क्या इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है? सर जी स्ट्रक्चर तो इसका भी डिफरेंट नहीं है। ये भी आपने क्या किया, यहां से थोड़ा नीचे कर दिए फिर आगे कर दिए। CH3 CH2 CH2 CH3, ये भी स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं है। ओके, हाँ जी, क्या ये स्ट्रक्चरल फार्मूला?
बल्कि एक सेकंड इसको ऐसे लिखता हूँ। हाँ जी, क्या है स्ट्रक्चर फॉर्मूला? 1 2 3, 1 और 2, 1 और 2, 1 2 3। सर ये भी बात वही है, बस आप यूं घुमा रहे हैं, बस इसको स्ट्रेट चेन को थोड़ा टेढ़ा करके लिख रहे हैं। स्ट्रेट चेन को टेढ़ा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट चेन को टेढ़ा करने से फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रेट चेन की ओवरऑल लेंथ को छोटा बड़ा करने से फर्क पड़ता है। हाँ जी, इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था तो उन सब का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम ही है। ठीक है, फर्क कब पड़ेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट कब होगा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट बेटा तब होगा जब मैं कार्बन की चेन 1 2 और 3, ये चेन की लेंथ ही 3 कर लूं और चौथे कार्बन को यहां कहीं लगा दूं। 2 मिनट सबर, 2 मिनट सबर भाई, 2 मिनट सबर, इतनी जल्दी जवाब नहीं देना। क्या करूं कि सर अगर आप क्या करें, 1 2 3 कार्बन की चेन बनाएं, चौथा कार्बन उठा के अगर यहां कहीं रख दें तो शायद स्ट्रक्चर में फर्क पड़ जाए। कैसे? इस पहले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 2 और 3। दरम्यान वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? सर सिर्फ 1। राइट वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? सर 3। ये नीचे वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? सर इस पे भी 3। तो जरा मुझे इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बताना पसंद करेंगे आप? पहला है CH3, फिर आगे क्या है? CH, उसके नीचे क्या है? CH3, उसके आगे क्या है? बल्कि एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका कैसे लिखूंगा मैं? पहला CH3 आ गया, फिर आगे CH आ गया, उसके नीचे CH3 है, उसके आगे CH3 है। ये लो जी। हाँ जी, अब इसमें और इसमें फर्क है। सिमिलरिटी क्या है? सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, दोनों में कार्बन की तादाद तो ऊपर भी 4 है, नीचे भी टोटल तादाद 4 है। हाइड्रोजन इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल हाइड्रोजन तो ऊपर भी 10 है, नीचे भी 10 है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका भी यही है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इसका भी यही है। फर्क क्या है? फर्क है सर स्ट्रक्चर में कुछ तो फर्क है, स्ट्रक्चर में फर्क चल रहा है। सर क्या फर्क चल रहा है? क्या फर्क चल रहा है? पहला कार्बन CH3, दूसरा कार्बन CH, CH के नीचे CH3, CH के सीधे हाथ पे भी CH3। इस ऊपर वाले को आपने कैसे लिखा था? आपने कहा था सर CH3 है, दरमियान में CH2 2 दफा है और फिर आगे CH3 है। ठीक है, 2 मिनट सब्र करेंगे बेटा। इधर क्या है? इधर सर दरमियान में CH है। अगर मैं कहूं कि इसमें CH दरमियान में, उसके सीधे हाथ पे भी CH3 है, उसके नीचे भी CH3 है, उसके लेफ्ट पे भी CH3 है। कहने से कि CH है, उसके साथ CH3 3 दफा जुड़ा हुआ है। जैसे आप मुझे यहां कह रहे थे कि सर CH2 है, उसके साथ CH3 2 दफा जुड़ा हुआ है। कि लिए दरमियान में कौन है? दरमियान में ये CH2 है, उसके बाद इधर भी CH3, उधर भी CH3। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? दरमियान में CH है, सीधे हाथ पे भी CH3, इसके उल्टे हाथ पे भी CH3, इसके नीचे वाले हाथ पे भी CH3। तो CH है, उसके बाद 3 दफा CH3 जी। हाँ जी, यहां तक किसी को मसला है? सो यहां पे कौन सा आइडिया बिल्ड हुआ है? सर जी यहां पे तो देयर इज दिस आइडिया ऑफ आइसोमरिज्म। दिस इज द आइडिया ऑफ आइसोमरिज्म। व्हाट डज इट मीन? सर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है। आइडिया ऑफ आइसोमरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यहां पे देखेंगे डिफरेंट, डिफरेंट क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ऊपर और नीचे दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसकी लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में इसकी चेन कितने की है? जरा गौर करिएगा प्लीज। सर इसकी चेन जो है ना वो 1, इस वाले की जो लॉन्गेस्ट चेन है वो है 1 2 3
और चार एटम्स की लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन है। इसकी जो कॉन्टिन्यूअस चेन है वो 4 की नहीं है, वो 1, 2 और 3 की है। ठीक है, चौथा कार्बन साइड पे ब्रांच के तौर पे लगा हुआ है, 1, 2, 3, तीसरे के आगे कुछ भी नहीं है। जो चौथा कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ एज अ ब्रांच लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है जी? ये लो जी, इसमें सीन क्या चल रहा है सर? इसमें तो सीन ये है कि ऊपर वाले में टोटल कार्बन इज नेसेसरी टू काउंट फ्रॉम द बॉटम कार्बन। बताता हूँ आपको। इट इज नेसेसरी टू काउंट, it is necessary to check the longest continuous chain of carbon atoms. It is necessary to check the longest continuous chain of carbon atoms. सबसे पहली चीज देखो जी, 2 मिनट रुक जाओ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। मेरा आज का टॉपिक है केमिकल फार्मूला समझाना। जी प्लीज ये बताइए, आता हूं बारी बारी आता हूं। ये बताइए व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला? इसकी सेंस में किसी को प्रॉब्लम है कि अगर मैं आपसे इनमें से किसी का भी एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लूं, अगर मैं आपसे इस वाले का एम्पिरिकल फार्मूला पूछ लूं तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा? प्लीज बताइए। दोनों किस से डिवाइड होते हैं? दोनों किस से डिवाइड होते हैं? इट इज C4H10। ये दोनों के दोनों जो हैं वो बेटा 2 से डिवाइड होते हैं, तो क्या बनेगा इसका? C2H क्या? C2H5। इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया C2H5। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? बच्चों मैं पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, क्या किसी को ब्यूटेन के एम्पिरिकल फार्मूला से कोई प्रॉब्लम है? नो? ओके सीन है जी, ओके सीन है। फिर ब्यूटेन का अगला कॉन्सेप्ट क्या सिखाना है जी? अगला कॉन्सेप्ट सिखाना है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था? उसने फॉलो करना था इसको CnH2n+2 को। अब ये एग्जांपल है, यहां फंसेंगे, यहां हमने कॉन्सेप्ट सारा पूरा क्लियर करना। आज का टॉपिक है इस एग्जांपल को लेकर। कार्बन एटम्स 4 हो गए तो हाइड्रोजन 4 2s are 8 + 2 10 हो गए। मॉलिक्यूलर फार्मूला में किसी को प्रॉब्लम है? ओके। अब स्ट्रक्चर इसका कैसा है? 2 तरह के स्ट्रक्चर हैं सर, या तो चारों के चारों कार्बन एटम्स की सीधी चेन होगी, या तो लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स, लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स होगी, या फिर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ 3 कार्बन एटम्स होगी और चौथा कार्बन एटम एज अ ब्रांच होगा, और सर दरमियान में किसी के साथ लगा होगा, वो दरमियान में किसी के साथ लगा होगा। जी मुझे एक बात बताइए प्लीज, व्हाट इज हैपनिंग? क्या कह रहा हूं मैं कि जनाब इस 4 कार्बन एटम्स में क्या सीन हो सकता है? यहां से आइसोमेरिज्म स्टार्ट होती है। सर कैसे स्टार्ट होती है? या तो आप 4 कार्बन एटम्स सीधी चेन में लगा दें, या तो 4 कार्बन एटम्स सीधी चेन में लगा दें। एक सेकंड होल्ड करेंगे प्लीज। क्या समझा रहा हूं मैं आपको यहां पे? गौर से मेरी बात सुनिए बच्चों। हम ये कह रहे हैं कि 4 कार्बन एटम्स अब आप सीधे 1 बाय 1 लगाएं, या 3 लगा के चौथे को साइड पे ब्रांच के तौर पे लगा दें, आपकी मर्जी है। मैंने इस ऊपर वाले एग्जांपल में क्या किया? 4 कार्बन एटम्स सीधी चेन में लगाए हैं। नीचे वाले एग्जांपल में क्या किया? 3 कार्बन एटम्स सीधी चेन में लगाकर चौथे कार्बन एटम को चेन का हिस्सा नहीं बनाया। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन यहां पे कितने कार्बन एटम्स की है? 4 कार्बन एटम्स की। लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन यहां कितने कार्बन एटम्स की है? This is the longest continuous chain of carbon atoms. On the other hand, यहाँ पे longest continuous chain कितनी है? सर वो 3 कार्बन एटम्स की है। ओके, और मैंने यहाँ चौथा कार्बन एटम एज अ क्या रखा है? सर चौथा कार्बन एटम हमने एज अ ब्रांच रखा हुआ है जी, दरमियान में है सर वो। ओके ओके, सो अब नॉमेनक्लेचर भी यहाँ पर आ गई ना। एक चीज तो क्लियर हो गई कि सर ऊपर इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हाउ यू गॉट C2H5 अगेन? व्हाट? C2H5 वो किधर है? फिर C2H5 ये वाला, ये जैसे उसके एम्पिरिकल फार्मूला की बात कर रहा था यार, उसको मिटा दो थोड़ी देर के लिए। मतलब इन दोनों को 2 से डिवाइड करें तो इनका एम्पिरिकल फार्मूला है C2H5। ठीक है, इसको मिटाओ, परेशान कर रहा था। अच्छा,
जो मैं सिखाना चाहता हूँ प्लीज उस पर ध्यान दीजिए। मैं कह रहा हूं इससे पहले तो सब स्मूथली चल रहा था, अभी मैंने जब ये ब्यूटेन की एग्जांपल आपको दी तो ब्यूटेन का मसला क्या चल रहा है कि सर इसमें 4 कार्बन्स को या तो आप 1 बाय 1 1 2 3 4 करके लगा दें, या फिर आप 1 2 3 करें और चौथे को दरमियान में लगा दें। अगर चौथा दरमियान में लगा हुआ है तो बेटा फिर स्ट्रक्चर सेम तो ना हुआ ना, स्ट्रक्चर क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गया तो हमने कहा कि जनाब क्या चल रहा है कि सर ये जो मैंने ऊपर नीचे 2 बनाए हैं इन दोनों का क्या है, ये जो ऊपर और नीचे 2 बनाए गए हैं इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम, बट इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, इन दोनों का स्ट्रक्चरल फार्मूला है डिफरेंट। तो व्हाट आर दीज टू, व्हाट आर दीज टू, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो पहली कहानी तो क्या क्लियर हो गई कि सर हमें आइसोमर्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया, दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर बिकॉज they've got what, they've got the same molecular formula, कार्बन 4, इधर भी 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तो इन सब में क्या है, हाइड्रोजन तो इन सब इन दोनों में 10 हैं, कार्बन इन दोनों में 4 हैं, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला है, तो दे आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आइसोमर्स ऑफ ईच अदर आर टोटली डिफरेंट कंपाउंड्स। एक बस उनमें कॉमन बात होती है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो एक डिफरेंट कंपाउंड होता है, डिफरेंट नाम होगा। ये जो अल्लाह ताला अक्सर जब 2 ट्विंस पैदा करते हैं उनकी शक्लें एग्जैक्टली एक जैसी होती हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्टली एक जैसा होता है, उनका सब कुछ एक जैसा होता है, लेकिन वो 2 मुख्तलिफ इंसान होते हैं, 2 मुख्तलिफ दिल होते हैं, 2 मुख्तलिफ दिमाग होते हैं, 2 मुख्तलिफ रूहें होती हैं, 2 मुख्तलिफ, दोनों के नाम मुख्तलिफ होते हैं। हाँ जी, उनके फिंगरप्रिंट्स भी डिफरेंट ही होते होंगे, शक्लें सेम होती होंगी बस, ठीक है। तो नाम भी तो डिफरेंट होते हैं ना, मैं असल बात ये बताना चाहता हूँ, उनके नाम भी तो डिफरेंट होंगे। हाँ जी, सो हाँ ये तो बात डीप हो गई है, चलो जितनी भी डीप हुई है वापस आ जाइए, सत ऊपर आ जाइए, डीप मत जाइए ज्यादा। सो मेरे मेरे कुछ मेरे एक दोस्त हैं, दोनों ट्विन्स हैं, ठीक है, उनके दोनों का सब मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम शक्ल है, लेकिन दोनों के 2 मुख्तलिफ नाम हैं। एक का नाम यासिर है, एक का नाम आदिल है, तो यासिर भाई आदिल भाई 2 मुख्तलिफ लोग हैं, ठीक है जी। सो बेहतर कौन है हाँ जी, मेरी दोस्ती यासिर से है तो मैं कहूंगा बेहतर यासिर। खैर वाला जो भी है भाई, दो, अब ये दोनों एक दूसरे के ट्विन्स तो नहीं कहेंगे, इनको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में ट्विन्स का फिनोमेना नहीं है, केमिस्ट्री में आइसोमरिज्म का फिनोमेना, दे बोथ आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, ठीक है। दोनों का सेम एमआर है बट दोनों की डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। आप उन्हें कैसे पहचानते हैं, दोनों भाई मेरे साथ क्लास फेलोज रहे हैं, ठीक है, दोनों ने मेरे साथ इंजीनियरिंग की है। बहरहाल जो भी है, मैं कैसे पहचानता हूँ कैसे नहीं पहचानता ये ध्यान रखेंगे। हाँ इधर क्या है जी, दोनों का सेम एमआर है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, दोनों का सिमिलर एमआर है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। ओके जी, सो अब जो असल सीन है वो क्या है, असल सीन ये है कि यहाँ पे इसका नाम कैसे रखेंगे। नोमेनक्लेचर का जो सबसे पहला असूल है वो क्या करेंगे, आप इस पेज के हेडर पे, इस पेज के हेडर पे आप जाके आइसोमरेज, आप ना द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ नोमेनक्लेचर लिखेंगे। The very first rule of nomenclature, the first rule of nomenclature is to select the longest continuous chain of carbon atoms and write the parent name according to the longest continuous। एक काम करो जी, जिस तरह ये चीज आपने किसी पेज के हेडर पे लिखी है ना, अगले पेज के हेडर पे या इसी पेज के हेडर पे, जिस भी पेज के हेडर पे आपके पास जगह है वहां क्या लिखेंगे आप, रूल नंबर 1। किस चीज का, रूल नंबर 1 ऑफ nomenclature, rule number 1 of nomenclature। कर दें, दरवाजा बंद कर दें। क्या चाहिए इसमें, अच्छा नोमेनक्लेचर का जो सबसे पहला रूल क्या है, राइट द पेरेंट नेम, राइट द पेरेंट नेम according to the number of
write the parent name according to the number of carbon atoms in the according to the number of carbon atoms in the, click X again, select the longest continuous chain of carbon atoms, ये लिखे पहले, पेज के हेडर पे जाके क्या लिखना है, select the longest continuous chain of select the longest continuous chain of carbon atoms and write the parent name according to, हाँ पेज के हेडर पे, अगले इस पेज के हेडर पे जगह नहीं है तो अगले पेज के हेडर पे लिख देना, select the longest continuous chain of carbon atoms and write the parent name according to the number of carbon atoms in the, write the parent name according to the number of carbon atoms in what, in the longest continuous chain। लो जी, ये हमारा सबसे पहला असूल है, ये हमारा सबसे पहला असूल है, select the longest continuous chain of carbon atoms and write the parent name according to the number of carbon atoms in the longest continuous chain। ठीक है, ओके। इस असूल को मैं अगर अप्लाई करूं किधर, इस असूल को अगर मैं अप्लाई करूं इधर, तो मुझे प्लीज एक बात बताएं, इस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, इस लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, नहीं जो मैंने अभी सिलेक्ट की है ये वाली मीरब, इसमें बेटा कितने, 1 2 3 और ये 4, तो क्या नाम हुआ, मैं इसकी बात करूं पुत्र, इसकी बात कर रहा हूं, 4 हुए ना, तो ठीक है, 4 के हिसाब से पेरेंट नेम क्या हुआ इसका, एन के साथ क्या, राइट द पेरेंट नेम अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन, तो ब्यूट एन हो गया, ठीक है। अच्छा मैं इसका मैं नहीं बता रहा, इसमें सिर्फ ये बता दो इसका लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं, इसके लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं, 3, तो नाम क्या हुआ, इसका पेरेंट नेम क्या हुआ, इसका पेरेंट नेम हो गया सर जी प्रोपेन, एंड पे लिखो जी प्रोपेन, इसका जो खानदान, इसका जो एन तो ऐसे फैमिली नेम हो गया, प्रोप इसका पूरा नाम हो गया, प्रोपेन इसका नाम है जी प्रोपेन, ओके प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ओके। अब लॉन्गेस्ट चेन के हिसाब से तो आपने नाम लिख दिया प्रोपेन, ये क्या है, हाँ जी ये क्या है, एक कार्बन लगा हुआ है दरमियान में, एक कार्बन लगा हुआ है दरमियान में, जिस भी हेडर पर आप हैं, अगर आप उधर जगह नहीं तो अगले पेज के हेडर पे चले जाएं, अगले पेज के हेडर पे जाएं, वहां लिखे रूल नंबर 2, नेक्स्ट पेज के हेडर पे जाओ जी, वहां लिखो रूल नंबर 2, आइडेंटिफाई द ब्रांचेस इफ एनी, ओके सर, अस्सलाम वालेकुम जी, ऑडियो वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग आ रही है भाई, बच्चों प्लीज बताएंगे आपको ऑडियो वीडियो स्क्रीन शेयरिंग आ रही है, ओके ओके। एक काम करते हैं, आई थिंक मेरा यहाँ पे कोई इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हो चुका था, एकदम से इट जस्ट वेंट ब्लैंक, यू नो व्हाट, अभी ये काम करते हैं, आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो है हमारी क्लास में से मिस कर गए हैं, ठीक है, वैसे भी अभी आप लोगों की अगली क्लास स्टार्ट हो गई है, तो डोंट वरी, मैंने जहां से लेक्चर छोड़ा है मैं वहीं से इंशाल्लाह नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है, वहीं से अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा, सो यू नो व्हाट, एक काम करेंगे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आप में से जो ओ लेवल्स वाले हैं वो जाके सर अली की कंप्यूटर की या जो मैम फरियाल की बायोलॉजी की क्लास अटेंड करेंगे, और जो एएस वाले हैं उनकी थोड़ी देर बाद, आई थिंक उनकी सर काशिफ के साथ क्लास कब होती है भाई, एएस वालों की सर काशिफ के साथ क्लास कितने बजे होती है बच्चों,
8:30 ओके ओके। जहाँ तक बायोलॉजी का ताल्लुक है, मैम बिनिश बायोलॉजी की क्लास नहीं ले पाएंगी, ठीक है। उनकी जगह सरहादी क्लास ले रहे होंगे। तो जो भी आपको ग्रुप के ऊपर मैसेजेस आते हैं, प्लीज उन मैसेजेस को फॉलो कीजिएगा। आज मैं फिजिक्स की क्लास नहीं ले पाऊंगा। जी जनाब, आज आपकी फिजिक्स की क्लास नहीं होगी आज, बल्कि आपकी कौन सी क्लास होगी, मैथ्स की क्लास सर काशिफ लेंगे, थोड़ी सी लंबी क्लास लेंगे वो, ठीक है। मुझे कल तक के लिए इजाजत दीजिए, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और जी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। दुआ कीजिएगा जी, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए दुआ कीजिएगा। वो आप लोगों का भी क्या कहते हैं, बेबी को सेहत दें, हम दुआ जी। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू मच। A2 वाले क्या करें, A2 वाले सर काशिफ की क्लास स्टार्ट करें, वहां चले जाएं। A2 वाले सर काशिफ की क्लास स्टार्ट हो गई है, वहां चले जाएं, ठीक है। बस बेटा उसको बहुत ज्यादा